सीईओ पत्नी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पनिशमेंट की फोटोज ऑनलाइन मजे के लिए डालने से उसे पता चलेगा कि घर में अब कुछ नहीं बचा। मेरा कोई निशान बचा था तो बस टेबल पर एक नोट, लियू रुयान अब कभी नहीं मिलेंगे। ये शब्द देखकर उसके हाथ अपने आप कांपने लगे। वो नहीं जानती थी कि जब वो जांग यीदा के साथ डेट पर थी, मैं तभी पेरेंट्स के अरेंज किए हुए प्लेन से घर जा चुका था। 3 साल पहले लियू के पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए। उसके बाद लियू रुयान ने उनके फोन पर एक मैसेज देखा, मुझे नॉर्थ सिटी का प्लम केक खाना है। पर वो मैसेज मेरा नहीं था। मैंने जितना भी समझाया लियू रुयान ने नहीं माना। वो जिद पर थी कि मैं उनके पेरेंट्स के लिए प्रायश्चित करूं। मैं कांपते हुए बर्फ पर घुटनों के बल लिखता रहा, बार बार, मैं गुनहगार हूं। पर ठंड बहुत ज्यादा थी और कपड़े कम। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं गिर गया। मुझे पुरानी बातें याद आने लगीं। लियू रुयान बारिश में फूल लेकर मुझे लेने आती थी। मेरी एक बात पर रात भर सो नहीं पाती थी। फिर उसकी सूजी हुई आंखें दिखीं। ये पिंगान, मैं चाहती हूं तुम उनका गुनाह कबूल करो। रोज की तकलीफ में मुझे समझ आया कि शायद लियू रुयान मुझ पर भरोसा नहीं करती, ऐसा नहीं था, बल्कि उसे कोई चाहिए था जो उसके माँ बाप के एक्सीडेंट का इल्जाम सह सके। गुस्सा निकालने के लिए एक बहाना चाहिए था और वो बहाना मैं था। जब मेरी आंख खुली तो मैं हमारे नए घर में था। लियू रुयान पास बैठी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। उसका हाथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ा, जैसे वो मुझे छूना चाहती हो। उसकी आंखों में नमी थी। उसे देखकर मैं तुरंत बोला, मैंने मैसेज नहीं भेजा था। उसने झटके से मुझे पकड़ा और कन्फाइनमेंट रूम की तरफ घसीटने लगी। 3 साल हो गए और तुम अब भी सुधरे नहीं। मैं टूट गया और चिल्लाया, लियो रुयान, तुम पछताओगी। जवाब में बस कन्फाइनमेंट रूम के दरवाजे खुलने की आवाज आई और उसने मुझे बेरहमी से अंदर फेंक दिया। सर टेबल के कोने से टकराया। हाथ लगाया तो खून निकल रहा था। पहले अगर मेरी उंगली पर छोटा सा कट भी लग जाता तो लियू रुयान फिक्र से गले लगा लेती और हॉस्पिटल ले जाती थीं, चाहे वो जख्म तुरंत भरने वाला हो। पर आज मेरे सर पर गहरा जख्म है जिसका निशान रह जाएगा। लेकिन लियू रुयान ने जैसे कुछ देखा ही नहीं। उसने ब्रश और कागज अंदर फेंका। 10,000 बार लिखो, मैं गुनहगार हूं। जब तक खत्म ना हो बाहर मत आना। दरवाजा बंद होते ही मुझे बाहर से आवाज आई, दीदी इतना गुस्सा क्यों? क्या जीजू ने फिर कोई गलती की? लियू रुयान ने ठंडी आवाज में कहा, यहां कोई जीजू नहीं है, सिर्फ एक गुनहगार है। मैंने अपना मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। अंधेरे में मैंने कागज और पेन ढूंढ लिए, पर कुछ लिखा नहीं। लियू रुयान ने इंक नहीं भेजी थी। अगर मुझे लिखना था तो सिर्फ अपने खून से ही लिख सकता था। कुछ देर रुकने के बाद मैंने अपने जख्म के खून से पेन भरा। लियू रुयान जो कहती है वो करती है। अगर मेरे जख्मों का इलाज नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैंने अभी तक पता नहीं लगाया कि वो मैसेज किसने भेजा था और ना ही ऑर्फनेज का पता चला है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। मेरे जख्मों का खून सूख गया था। पता नहीं मैंने कितनी बार लिखा था। मैंने अपने कांपते हाथों से जेब से अपना फोन निकाला और देखा कि रात के 7 बज चुके थे। इससे पहले कि मैं फोन रखूं, कन्फाइनमेंट रूम का दरवाजा अचानक खुला और एक तेज रोशनी से मेरी आंखें बंद होने लगीं। जांग यीदा टॉर्च लेकर मेरे चेहरे पर मार रहा था। दीदी ने मुझे भेजा है पूछने के लिए कि कितना लिख लिया तुमने। देखो, तुमने ऐसा लिखा है, गॉड पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाओगे? फिर से लिखो। जांग यीदा का लाइटर निकाला और मेरे लिखे हुए पन्नों को जला दिया। मेरी मेहनत राख बनकर जमीन पर गिर गई। मैं इतना कमजोर था कि उसे रोकना चाहता था पर खड़ा नहीं हो पाया। बस देखता रह गया जब जांग यीदा ने मेरी चीजें जला दी। उसने मेरी तरफ तंज से देखा और सीधा नीचे आई हुई लियू रुयान के गले लग गया। दीदी, इसने तो एक पन्ना भी नहीं लिखा, इसे कोई पछतावा नहीं है। लियू रुयान का चेहरा सख्त हो गया। उसने कमरे की रोशनी में देखा तो पन्नों पर वाकई कोई लिखावट नहीं थी। मैंने बिना सोचे समझे सफाई दी कि मैंने लिखा था। लियू रुयान ने मुझे बिना भरोसे के टोक दिया, ये पिंगान, मैं तुमसे निराश हूं। जांग यीदा की आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। उसने रोते हुए कहा, हॉस्पिटल से फोन आया था, कोई सही किडनी डोनर नहीं मिला। क्या क्या जीजू का भी टेस्ट करवा सकते हैं? वैसे तो लियू रुयान मना कर देती, लेकिन आज मैं बात नहीं मान रहा था तो वो मुझे सबक सिखाना चाहती थी। सिर्फ एक टेस्ट ही तो है। लियू रुयान ने मेरे सफेद पड़े चेहरे को देखा और बदले की आवाज में कहा, जिंदा हो तो अच्छी बात है, यीदा के लिए किडनी मैच कर सकते हो। जांग यीदा की रोती हुई आवाज आई, दीदी आपको पता है मैं बीमार हूं, अगर किडनी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा।
लियू रुयान ने अब देर नहीं की, उसने मुझे पकड़ा और कार में फेंक दिया। जांगीदा के माँ बाप लियू रुयान को बचाते हुए मरे थे। उसके बाद से उसने 10 साल के जांगीदा को अपना लिया था। वो अपने आखिरी रिश्तेदार को खोना नहीं चाहती थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद लियू रुयान ने मुझे डॉक्टर को दे दिया, देखो इसके किडनी मैच होती है या नहीं। डॉक्टर और जांग ने एक दूसरे को देखा और मुझ जैसे एक जिंदा लाश को इग्नोर किया। ज्यादा खून बहने से मेरा चेहरा लाश की तरह ठंडा हो गया था। मैं और ज्यादा सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। जब आंख खुली, लोग बात कर रहे थे कि क्या मैं उस परिवार का खोया हुआ बेटा हूं। जांगीदा की ठंडी आवाज आई, वो लियू परिवार का ठुकराया हुआ आदमी है, तुम बीच में मत आओ। फिर उसने कहा, तुम मैचिंग रिपोर्ट मेरी दीदी को दे दो, मैं चाहता हूं कि ये पिंगान ऑपरेशन टेबल पर मर जाए। दरवाजा खुला, डॉक्टर और जांग चले गए। मैंने आंखें खोली तो सिर्फ लियू रुयान खड़ी थी। उसने नजर फेर ली। यीदा की बीमारी नहीं टाल सकते, एक किडनी के साथ भी तुम जी सकते हो। मैंने हंसते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि जांग यीदा मुझे मारना चाहता है तो? मेरे सर में तेज दर्द था, पर फिर भी उन दोनों की बातें याद आई। किस परिवार की बात हो रही थी? क्या वो मेरे असली माँ बाप थे? अगर हाँ तो मैं लियू रुयान को छोड़कर अपने असली घर जा सकता हूँ। उससे पहले मुझे ये ट्रांसप्लांट रोकना होगा। मेरी आंखों में उम्मीद साफ दिख रही थी। लियू रुयान ने तंज किया, नहीं देना तो बहाने मत बनाओ और किसी को बदनाम मत करो। ये पिंगान, तुम इतने नादान क्यों हो? उसने चेक निकाला, ये 10 लाख तुम्हारी किडनी के लिए है। ये कीमत बहुत ज्यादा थी। मैं दुख से हंसा कि मेरी पत्नी ने मेरे अंगों का सौदा कर लिया है। मैंने लियू रुयान की नजरों के सामने चेक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लियू रुयान का गुस्सा बाहर आया, ज्यादा बनो मत, तुम पर मेरे परिवार की 2 जानें उधार हैं, एक किडनी देने में क्या है? मैं बहस करने वाला था कि दस्तक हुई। असिस्टेंट दरवाजा खोलकर बोला, लियू मैम, आपने जो प्लम ब्लॉसम केक्स मंगवाए थे वो आ गए। मैं उन डब्बों को देखने लगा। एक्सीडेंट के बाद मैंने कभी प्लम ब्लॉसम केक्स नहीं खाए। लियू रुयान कहती थी कि वो मेरे जुर्म का सबूत है, लेकिन वो मैसेज मैंने नहीं भेजा था। मैंने कहा। लियू रुयान गुस्सा नहीं हुई, उसने खामोशी से वो केक्स कूड़ेदान में फेंक दिए। उसका चेहरा अजीब था। पिंगान, 3 साल में पहली बार उसने मेरा पुराना नाम लिया। मैं चाहता था कि वो मैसेज कभी गया ही ना होता। टीवी पर इंटरव्यू चल रहा था। होस्ट ने पूछा, मिस लियू, आपकी उम्र? आसानी से पूरे लियू परिवार को संभाला और अपने बचपन के प्यार से शादी की। मुझे हैरत है कि आप जैसे इंसान को क्या कोई अफसोस है? लियू रुयान ने तेवरी चढ़ाई। भवें जल्द ही ढीली हो गईं। टीवी पर मौजूद शख्स ने फोन निकालकर मुझे कॉल किया। मेरे उठाने से पहले ही काट दिया। नहीं, उसने बिना हिचकिचाहट के कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं है। लियू रुयान ने भी टीवी की आवाज सुनी। उसने चिढ़ते हुए रिमोट से टीवी बंद कर दिया। उसने कूड़ेदान से प्लम ब्लॉसम केक्स उठाए और डिब्बा खोला। खाओ ये पिंगान, तुम मेरा अफसोस नहीं हो, कभी नहीं होगे। ये कहकर लियू रुयान का चेहरा फिर हमेशा की तरह पत्थर जैसा हो गया। असिस्टेंट से कंसेंट फॉर्म और पेन लेते हुए बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, किडनी डोनेशन फॉर्म पर मैं साइन करूंगी। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैं पागलों की तरह लियू रुयान के हाथ से वो पेपर छीनने लगा, लेकिन गलती से केक्स गिर गए। प्लम ब्लॉसम की शक्ल वाले केक्स जमीन पर गिर गए और लियू रुयान के जूतों ने उन्हें कुचल दिया। वो खड़ी हुई और आसानी से मेरे हाथ पकड़ लिए। शांत हो जाओ, ये किडनी समझो तुमने मेरे लियू परिवार का एक कर्ज चुकाया है। बाकी कर्ज जब तुम चुका दोगे तब बात करेंगे। बोलते वक्त लियू रुयान की आंखों में एक उम्मीद थी। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तब हम अच्छे से साथ रह पाएंगे। नहीं, मेरी आंखों में खून उतर आया, आंसू बहने लगे। चाहे वो दिन कभी ना आए, फिर भी मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। लियू रुयान, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूं। लियू रुयान के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक पालतू जानवर की तरह मेरा सर सहलाया। बात मानो, जिद मत करो। सर्जरी के बाद मैं ऑर्फनेज के डायरेक्टर से तुम्हारी बात कराऊंगी। मेरा दिल एकदम से डोल गया। लियू रुयान के हाथ में मेरी अकेली कमजोरी थी। मुझे आज तक नहीं पता कि ऑर्फनेज के लोग कैसे हैं। मैंने आंखें बंद की और भारी आवाज में बोला, ठीक है, मैं बात मानूंगा। तुम जो कहोगी वही करूंगा, बस उन्हें चोट मत पहुंचाना। लियू रुयान ने मेरे बेजान चेहरे को देखा और चिढ़ गई। आज दोपहर को एक पार्टी है, तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने अपने होंठ हिलाए, ठीक है। लियू रुयान ने मेरी डिस्चार्ज करवाई और रहम खाते हुए बोली, मुझे याद है तुम्हें प्लम ब्लॉसम वाइन पसंद है, मैं तैयारी करवा दूंगी। सर्जरी के बाद तुम शराब नहीं पी सकोगे। तो उसे पता था कि एक किडनी के बिना जिंदगी नॉर्मल नहीं रहती। मेरी किडनी छिन रही है और सर्जरी से पहले मुझे वाइन पिला रही है। क्या ये उसकी भीख है? मुझे शराब खाने ले जाया गया। मैंने एक के बाद एक कई कप पिए। प्लम ब्लॉसम वाइन का स्वाद खट्टा था, बिल्कुल मेरे दिल की जलन की तरह। जो चीजें मुझे पसंद थी, लियो रुयान ने कभी कसम खाई थी कि वो मेरे लिए बनाना सीखेगी।
विला के प्लम ट्री के नीचे आज भी वो वाइन दबी हुई है जो उसने अपने हाथों से बनाई थी। वो शादी के दिन खुलनी थी, पर हमारी शादी तो बस जल्दी में रजिस्टर हुई थी। लियो रुइयान ने दुख का बहाना बनाकर कोई फंक्शन नहीं किया, न मेहमान बुलाए। मुझे उसका दुख महसूस होता था। हमने काफी वक्त तक कमरा भी शेयर नहीं किया, फिर भी मैंने उसे बुरा नहीं कहा। रात को चुपचाप रोता और उसका चेहरा सहलाता, पर बदले में सिर्फ उसकी नफरत मिली। वो मुझसे इतनी नफरत करती है कि मुझसे किडनी मांग ली। बस करो, लियो रुइयान ने मेरा हाथ पकड़ा। तुम बीमार हो, ज्यादा पीना ठीक नहीं। मैं आधा नशे में था, उसके चेहरे को छूने की कोशिश की। रुइयान, मेरी रुइयान, क्या तुम वापस आ गई हो? अचानक लियो रुइयान को जैंग इड्डा का कॉल आया। उसने फोन देखा और जल्दी से उठकर चली गई। मेरा हाथ हवा में रह गया और मेरा नशा भी उतरने लगा। मैं लियो रुइयान की पीठ देखते हुए बुदबुदाया। बचपन का प्यार। मुझे लगा था कि उसके बिना नहीं जी पाऊंगा, पर बाद में पता चला कि पसंदीदा चीजें भी हद से ज्यादा हो जाएं तो दुख देती हैं। प्लम ब्लॉसम वाइन अब मुझे पसंद नहीं। जब वो बाहर फोन पर थी, एक दोस्त ने हिचकिचाते हुए पूछा, जीजू, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं? आपका परिवार कैसा है? मैंने सर हिलाया। मैं अनाथ हूं। दोस्त की आंखों में चमक आई। बीजिंग के वन परिवार का एक बेटा खो गया था, अभी पता चला है। बेचैन के एक अनाथालय ने जीजू की उम्र के एक बच्चे को गोद लिया था। शायद वही खोया हुआ वैन परिवार का बेटा हो। मैंने उनका वीचैट ऐड किया है। मैंने उनसे मदद मांगी है, लेकिन फिलहाल लियो रुयान को मत बताना। अगर सच में माँ बाप मिल गए तो मैं खुद रुयान को बताना चाहता हूँ। आखिरकार वो हमेशा से मेरा परिवार ढूंढने में मदद करना चाहती थी। मैं उसे निराश नहीं करना चाहता। मैंने झूठ नहीं बोला। पहले लियो रुयान मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थीं। वो हमेशा कहती थीं कि मैं परिवार की दुआओं वाला बच्चा हूँ। जहां मैं देख नहीं सकता, वहां मेरे अपने भी मुझे याद करते होंगे। ये सोचकर मैंने एक गिलास शराब डाली और पी गया। कड़वी शराब ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। दोस्त ने टिश्यू दिया। जीजू, रो क्यों रहे हो? परिवार मिल गया, ये तो अच्छी बात है। मैंने कुछ नहीं कहा और दरवाजे की तरफ देखा। मुझे पता था लियो रुयान वापस नहीं आएगी। 1 घंटे बाद सब लोग खेलकर थक गए और जगह बदलना चाहते थे। तब उन्हें कोने में बैठे मेरी याद आई। जीजू, हम पहले आपको घर छोड़ देते हैं। रुयान जरूर किसी काम में फंसी होगी, इसलिए वापस नहीं आई। मैं खड़ा हुआ। जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी कर लूंगा। कहते ही मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या मुझे थोड़े पैसे उधार मिल सकते हैं? मेरे पास वॉलेट नहीं था। दोस्त ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, पर कुछ पूछा नहीं। फोन से कार मंगवा ली और जब तक मैं चला नहीं गया वो देखते रहे। उनके जाने के बाद भी मैं उनकी बातें सुन सकता था। क्या जीजू शादी से पहले फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं थे? मेरे पापा उन्हें काम पर रखना चाहते थे। शादी के बाद उनके पास एक पैसा भी क्यों नहीं बचा? उनकी आवाज धीरे धीरे कम हो गई। मैंने कार की खिड़की से बाहर देखा। काम के वो दिन जैसे पिछले जन्म की बात हो। वो हाथ जो शेयर्स और स्टॉक संभालते थे, आज सिर्फ मैं गुनहगार हूं लिखने के लायक हैं। सिर्फ किचन में 3 वक्त का खाना बनाने और अकेले विला साफ करने के लायक हैं। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। अगर लियो रुयान से प्यार करने की ये कीमत है तो ये बहुत ज्यादा है। मैंने फैसला किया कि चाहे वैन परिवार मेरा हो या ना हो, अनाथालय मिलने के बाद मैं लियो रुयान को छोड़ दूंगा। नॉर्थ सबब विला पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला, लेकिन हॉल की हालत देखकर डर गया। हर जगह कपड़े बिखरे हुए थे। तभी जैंग यीदा की आवाज आई, दीदी थोड़ा आराम से, मुझे दर्द हो रहा है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या वो दोनों भाई बहन होकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? लियो रुयान की गहरी सांसें सुनाई दी। पिंगान, काश ये तुम होते। उसने जैंग यीदा को गलती से मैं समझ लिया था। मैं कमरे के दरवाजे तक गया और गहरी सांस ली, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजा खोलूं। अंदर से आवाजें आती रहीं। जैंग यीदा और जोर से बोला, दीदी हम पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं। अब उस आदमी का नाम मत लो। हम ही इस दुनिया में सबसे करीब हैं। सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करता हूं। ये पिंगान तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। लियो रुयान की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने जैंग यीदा के कंधे पर जोर से काटा। चुप रहो, मुझे रुयान कहो। यीदा, शुक्रिया कि तुम पिंगान का सब्स्टिट्यूट बनने को तैयार हो। अगर वो एसएमएस ना होता तो आज हम ऐसे ही होते। जैंग यीदा बिस्तर पर सिमट गया और उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन दीदी, आपको तो अच्छी तरह पता है कि वो एसएमएस उसने नहीं। चुप रहो। लियो रुयान ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। इस बारे में फिर कभी बात मत करना। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैं पूरा कांप रहा था। वो एसएमएस जिसने मेरे 3 साल बर्बाद कर दिए। जैंग यीदा सच जानता था और यहां तक कि लियो रुयान भी जानती थी। मैंने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला ताकि उस पुराने एसएमएस को फिर से देख सकूं, पर निराश होकर देखा कि फोन बंद हो चुका था। मैंने घबराहट में ऊपर देखा और मेरी डर से भरी आंखें लियो रुयान से मिली, जिसने अभी दरवाजा खोला था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मैं ये तो मान सकता था कि मेरा प्यार गलत फहमी की वजह से खत्म हो गया
गया, लेकिन ये नहीं मान सकता कि उसने 3 साल तक झूठे इल्जाम लगाकर मुझे अपने पास कैद रखा। लियू रुयान ने हैरानी से मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। ये पिंगान, तुमने सब सुन लिया? जैंग यीदा ने फख्र से लियू रुयान का हाथ पकड़ा। जीजू, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम साथ हैं। उसने कमरे की तरफ इशारा किया। अंदर की गंदगी जब तुम वापस आ ही गए हो तो इसे साफ कर दो। लियू रुआन ने एतराज नहीं किया। वो होश में आते ही 2 कदम आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हें अभी पश्चाताप करना है। तुमने अभी तक 10,000 बार मैं गुनहगार हूं नहीं लिखा है। तुम पर अभी भी लियू परिवार की जान का कर्ज है। ये इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। मेरा सर दर्द से फट रहा था। ऐसा लगा जैसे चारों तरफ से एक बड़े जाल ने मुझे घेर लिया हो। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैंने लियू रुआन को जोर से एक थप्पड़ मारा। तुम्हें पहले से पता था कि वो एसएमएस मैंने नहीं भेजा था, है ना? लियू रुआन ने मेरी आंखों में निराशा देखी और उसका दिल बैठ गया। वो मुझे खो नहीं सकती थी। 3 साल पहले भी नहीं और आज भी नहीं। उसने खुद को शांत रहने पर मजबूर किया। मेरा हाथ पकड़कर मुझे फिर से कैद खाने में फेंक दिया। दरवाजा बंद होने से पहले मैंने लियू रुआन की ठंडी आवाज सुनी। ये पिंगान, मेरी बात मानो। जब तुम लियू परिवार की जान का बदला चुका दोगे, हम विदेश जाकर सुकून से साथ रहेंगे। नहीं, वो एसएमएस मैंने नहीं भेजा था। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने लियू परिवार के किसी भी सदस्य की जान का कर्ज नहीं देना है। मैंने अपने मोज खाए हुए तखने की परवाह नहीं की और पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा और उसे पीटने लगा। लियू रुआन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बाहर से फिर जांग ईदा की मीठी आवाज आई। लियू यान, मैं जानता हूं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहती। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल अंदर से तड़प रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं सब समझता हूं और माफ करता हूं। जांग ईदा ने एक बार फिर खुद को मेरा बदल बनाया और मेरी तरफ से लियू रुआन को माफ कर दिया। मेरा दिमाग बार बार दर्द कर रहा था। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे के ताले को कोंचा, जिससे खून के निशान बन गए। लियू रुआन, मुझे बाहर निकालो। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। नहीं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज्बातों के उतार चढ़ाव ने मेरे थके हुए शरीर को तोड़ दिया। बेहोश होते ही मुझे तेज बुखार चढ़ गया। जब मेरी आंख खुली तो पता नहीं कितना वक्त बीत चुका था। मुझे बहुत प्यास लगी थी और मेरे मुंह से निकला पानी। जल्द ही पानी का एक गिलास मेरे होठों तक लाया गया। लियू रुआन की शांत आवाज सुनाई दी। मेरा इरादा तुम्हें कैद करने का नहीं था। बस चाहती थी कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ। आखिरी जान के बदले तुम यीदा के बदल बन जाओ। मैंने तुम्हारे लिए प्लास्टिक सर्जन से अपॉइंटमेंट लिया है। तुम उसके जैसा चेहरा बनवाओगे और फिर विदेश जाकर मुझे प्रेग्नेंट करोगे। जब बच्चा होगा तो सब समझेंगे कि वो यीदा का बच्चा है। सबको लगेगा कि वो यीदा का बच्चा है। मैंने कांपते हुए हाथों से पानी का ग्लास गिरा दिया और अपने सामने खड़ी इस अजनबी प्रेमी को देखा। मेरी फटी हुई आवाज में एक छुपी हुई निराशा थी। क्यों? जब तुम जानती हो कि वो एसएमएस मैंने नहीं भेजा था और ये भी कि जांग ईदा लियू परिवार का सगा बच्चा नहीं है, तो तुम मुझे क्यों उसके लिए पश्चाताप करने पर मजबूर कर रही हो? लियू रुआन ने अपने होंठ दबाए। वो शांति से नीचे बैठी और जमीन से कांच के टुकड़े उठाने लगी। पिंगान, क्योंकि वो एसएमएस मैंने भेजा था। मैं चाहती थी कि मम्मी पापा तुम्हारे लिए प्लम केक बनाएं। मुझे अपना फोन नहीं मिल रहा था, इसलिए तुम्हारा फोन यूज किया। तभी एक नुकीले टुकड़े ने उसकी उंगली काट दी। लियू रुआन के हाथ से खून निकलने लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। हम पति पत्नी हैं। सुख दुख और गुनाह दोनों को मिलकर बांटना चाहिए। यीदा भले ही लियू परिवार का सगा नहीं है, पर वो लियू परिवार का अब एकलौता मासूम सदस्य है। हमें उसके सामने तो पश्चाताप करना ही होगा। लियू रुआन ने कांच के टुकड़े कूड़ेदान में डाले और फिर से पानी भरा। पानी मेरे होठों तक लाते हुए उसने कहा, अब तुम बाहर नहीं जाओगे। सर्जरी के बाद हम विदेश चले जाएंगे। लियू परिवार का बिजनेस 3 साल पहले ही बाहर शिफ्ट हो चुका है। इन सालों में हम यहाँ सिर्फ बचा हुआ बिजनेस संभालने और पश्चाताप करने के लिए रुके थे। मैं गुस्से से कांप रहा था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि लियू रुआन से प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये एक बेहद पत्थर दिल औरत है। मुझे यहाँ से भागना होगा। जब वो बाहर गई तो उसने दरवाजा लॉक कर दिया। मैं तुरंत बिस्तर से उठा और खिड़की खोलने गया, पर देखा कि दूसरी मंजिल की खिड़कियां भी बंद थी। मेरे होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आई। लियू रुआन ने पूरे कमरे को काले और सफेद रंग में डिजाइन किया था। सब कुछ उसकी पसंद के मुताबिक था। 3 साल तक मैं इस उम्मीद में था कि कभी तो सच सामने आएगा। उम्मीद थी कि किसी दिन लियू रुआन को पता चलेगा कि वो एसएमएस मैंने नहीं भेजा था और वो फिर से मुझसे प्यार करना। पर अब मुझे एहसास हुआ कि मेरा और लियू रुयान का प्यार शुरू से ही एक मजाक था। वो सिर्फ खुद से प्यार करती है। मैं उठा और टेबल पर रखा सामान तोड़ दिया, फिर लैंप और कैबिनेट। मैं हमारा शादी वाला कमरा बर्बाद करना चाहता था। सेफ का पासवर्ड गैस करना आसान था। मेरा बर्थडे, उसमें कुछ अग्रीमेंट्स थे। मैं उन्हें फाड़ देना चाहता था, पर डिवोर्स अग्रीमेंट देखकर रुक गया।
उस पर लियू रुयान ने पहले ही साइन कर दिए थे। उसमें लिखा था कि मुझे सब कुछ छोड़कर जाना होगा। उसके पीछे 2 प्लास्टिक सर्जरी अपॉइंटमेंट्स थे, एक मेरा और एक जांग ईदा का। मेरी सांस अटक गई। लियू रुयान चाहती थी कि मैं जांग ईदा जैसा देखूं, तो जांग ईदा का क्या? वो उसे किसके जैसा बनाना चाहती थी? मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जांग ईदा मेरा रूप ले लेगा। क्या लियू रुयान हम दोनों की शक्ल बदलकर हमारी पहचान बदलना चाहती थी? मैं इस ख्याल से डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लियू रुयान ऐसा क्यों करेगी। तभी दरवाज़ा खुला और जांगीदा अंदर आया। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। तुम्हारे जल्दी वापस आने की वजह से अब दीदी पहले विदेश जाना चाहती हैं, फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवाएंगी। जांगीदा ने डॉक्टर को रिश्वत दी थी कि उसे किडनी की बीमारी है, ताकि मैं ऑपरेशन टेबल पर मर जाऊं। अब लियू रुयान ने विदेश जाने का फैसला किया है, तो उसकी प्लानिंग कैसे चलेगी? जांगीदा ने अब रास्ता बदल लिया। उसने खंजर फेंका और मुझे खुदकुशी के लिए उकसाया। वो एसएमएस दीदी ने ही भेजा था। इतने सालों से वो घर वालों की मौत का बोझ नहीं उठा पा रही थी, इसलिए तुमसे गुनाह कबूल करवाया। जैसे मॉरल बनने से उनका पाप धुल जाएगा। ये पिंगान, तुम एक बेकसूर इंसान हो, पर तुम्हें किडनी देने के लिए मजबूर किया गया। कितना दर्दनाक है। इस दुनिया में अब बचा ही क्या है? मैं तुम्हें मरने का मौका दे रहा हूं। मैंने गहरी सांस ली और खंजर नहीं उठाया, बल्कि सर्जरी के वो 2 कागज जांग ईदा को दिए। क्या तुम लियू रुयान से प्यार करते हो? अगर हां, तो मैं तुम्हें एक दूसरा ऑप्शन देता हूं। लियू रुयान ने सर्जरी फिक्स कर ली है। अगर जांग ईदा डॉक्टर को मना ले तो सर्जरी मेरी होगी, पर बाहर जांग ईदा बनकर निकलेगा। लियू रुयान को पता भी नहीं चलेगा। मगर मेरी एक शर्त है, मुझे उस अनाथ आश्रम का पता बताओ। जांग ईदा के जाने के बाद लियू रुयान खाना देने के अलावा कभी कमरे में नहीं आई। रात के वक्त बाहर से हमेशा उसकी आवाज आती थी। लियू रुयान बार बार पिंगान का नाम पुकारती और आधी रात को रुकती। जब वो खाना लाती, मैं हमेशा उसकी गर्दन पर लाल निशान देखता। जब मैं टॉयलेट जाता, लियू रुयान जांग ईदा को गले लगाकर किस कर रही होती। मैं बिना कुछ कहे वहां से गुजर जाता और अपने कमरे में बंद होने का इंतजार करता। आखिर में दरवाज़ा फिर खुला। ये पिंगान, चलो। लियू रियान मुझे गाड़ी में जेंगलोंग हॉस्पिटल ले गई। जैंगेदा भी वहां था और लियू रियान को देखते ही उड़कर आया और उसे गले लगा लिया। दीदी, फिक्र न करें, मैं ये पिंगान का काम अच्छे से करूंगा। उसने आखिरी वर्ड्स पर जोर दिया। लियू रियान ने डॉक्टर को इशारा किया। डॉक्टर का फोन आया कि नया किडनी डोनर मिल गया है, अब तुम्हें किडनी देने की जरूरत नहीं। मैं बिना परवाह किए ऑपरेशन थिएटर की तरफ चल दिया। जैंगेदा की किडनी की बीमारी उसका बनाया हुआ झूठ था। डोनर मिला या नहीं, ये सब उसकी एक बात पर था, क्योंकि आज के बाद जैंगेदा ही ये पिंगान होगा। ओटी में जाने से पहले लियू रियान ने घबराकर मुझे पुकारा, पिंगान, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? मैंने कुछ नहीं कहा। ओटी का दरवाजा बंद हो गया, जिसने लियू रियान की नजर को रोक दिया। जैंगेदा ने जल्दी से कपड़े उतारे। हमें जल्दी बदलना होगा ताकि दीदी को पता न चले। मैंने मशीन की तरह जैंगेदा के कपड़े पहन लिए और ओटी में इंतजार किया। जैसे ही दरवाजा दोबारा खुला, लियू रियान ने जल्दी से बैंडेज चेहरे वाले जैंगेदा को गले लगा लिया। उसे लगा वो सर्जरी के बाद वाला मैं हूं। पिंगान, सब खत्म होने वाला है, अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। मैंने उन दोनों को गले मिलते देखा और जैंगेदा की आवाज में कहा, दीदी, आपने वादा किया था कि अगर मैं ये पिंगान बन गया तो आप उससे तलाक देकर मुझसे शादी करेंगी। लियू रियान मुड़ी और बिना एक्सप्रेशन बदले तलाक के कागज निकाल लिए। साइन होने पर मैं मुस्कुराया। अच्छा है दीदी, मुझे ये पिंगान का चेहरा लेकर आपके साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलने दीजिए। ब्यूरो से काम खत्म करके निकलते ही लियू रियान जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और कहा, येदा, तुम किडनी ट्रांसप्लांट के बाद विदेश आ जाना। तुमने ये पिंगान का चेहरा बनाया है तो अब सिर्फ उसकी पहचान ही रख सकते हो। मैंने ये पिंगान के सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे बैग में रख दिए हैं। लियू रियान भले ही जैंगेदा को ऐसे समझा रही थी, पर मैं जानता था कि ये पिंगान बनकर जैंगेदा विदेश नहीं जा पाएगा। वैन परिवार जल्द ही मुझे ढूंढ लेगा। इससे पहले वो मुझे विदेश ले जाती, वैन परिवार का हाथ विदेश तक नहीं पहुंच सकता। वैसे भी इन सालों का पश्चाताप उसने और मैंने पूरा कर दिया है। लियू परिवार और जैंगेदा का सब चुका दिया है। उसने जैंगेदा को मेरा चेहरा देकर वैन परिवार की दौलत दे दी। वो लालच में इसे जरूर मान लेगा। विदेश जाकर मैं जैंगेदा की पहचान से उससे शादी कर सकता हूं। आगे की खुशहाल जिंदगी के बारे में सोचकर लियू रियान मुस्कुराने लगी, पर तभी उसने बेजिंग प्लेट वाली गाड़ी देखी। वो डर गई और तुरंत खिड़की बंद कर दी। ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने को कहा, मुझे अभी विदेश ले चलो। लियू रियान की गाड़ी चली गई और मैंने तलाक के कागज देखकर 3 साल में पहली बार दिल से मुस्कुराया।
मेरे पास ऑर्फनेज का पता था। अगर वैन परिवार ने मुझे नहीं अपनाया तो मैं वहां चला जाऊंगा। जब मैं निकलने वाला था तो एक गाड़ी ने रास्ता रोका। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। छोटे मालिक मालिक और मालकिन ने मुझे आपको लेने भेजा है। वैन परिवार की गाड़ी एयरपोर्ट गई। दोपहर 1 बजे लियू रियान ने जैंगिदा का वीचैट डिलीट किया, उसका फोन ब्लॉक किया और मेरे साथ एम देश की फ्लाइट पर बैठ गई। जैंगिदा उस घर में गया जो मेरे बर्थडे पासवर्ड से खुलता था। वहां की हर चीज मेरी पसंद की थी, यहां तक कि अलमारी में मेरे पसंदीदा ब्रांड के कपड़े थे। मेरे साथ विदेश में रहने के लिए लियू रियान ने 3 साल प्लानिंग की थी और अब फल मिलने का वक्त था। लियू रियान ने जैंगिदा का हाथ चूमा। पिंगान, क्या तुम्हें ये जगह पसंद है? बैंडेज के नीचे जैंगिदा का चेहरा खराब था, पर वो बोल नहीं पाया। नाखुशी थी, क्योंकि अब वो ये पिंगान है ना कि जैंगिदा। उसने जबरदस्ती एक मुस्कुराहट दी और सर हिलाया। वो फौरन मेरी बोलने की आवाज की नकल नहीं कर सकता था, सिर्फ खांसा और बीमार होने का नाटक करते हुए भारी आवाज में बोला, अब पसंद या नापसंद का क्या फायदा, तुमने मुझसे तलाक ले लिया है। उस भारी आवाज और रोने जैसी हालत ने लियू रुयान के अंदर हिफाजत का जज्बा जगा दिया। उसने जैंगिदा को गले लगाया और कहा, तुम जैंगिदा की पहचान से फिर से शादी करो। 3 साल पहले लियू रुयान जो मेरे खानदान की तलाश कर रही थी, उसे कुछ सुराग मिले थे कि मैं शायद बीजिंग के वन परिवार का बचपन का खोया हुआ बेटा हूं। उस वक्त लियू परिवार का बिजनेस विदेश में था और लियू रुयान ने वहां बसने का प्लान बनाया था। अगर मैं अपने असली परिवार से मिल जाता तो वो मुझसे शादी नहीं कर पाती। ये छोड़कर के क्या वन परिवार हमें रोकता? अगर वो मुझसे शादी करती तो वन परिवार की हैसियत की वजह से बाहर की खुफिया एजेंसीज को लगता कि वो राज चुरा रही हैं। लियू परिवार का विदेश का बिजनेस तबाह हो जाता। लियू रुयान ना लियू परिवार को खोना चाहती थी, ना ही मुझे। इत्तेफाक से उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया और लियू रुयान को मुझे घर में कैद रखने का बहाना मिल गया। उसने पूरा अनाथ आश्रम दूसरे शहर शिफ्ट करवा दिया ताकि वन परिवार मुझे न ढूंढ सके। 3 साल बाद जब वो बेचिंग तक पहुंच गए, लियू रुयान को लगा कि अब देर नहीं करनी चाहिए और मुझे बाहर ले जाना होगा। उसने जैंगिदा को मनाया कि हम दोनों एक दूसरे जैसी प्लास्टिक सर्जरी करवाएं ताकि मैं जैंगिदा बनकर बाहर रह सकूं। जैंगिदा ने जब लियू रुयान की बात सुनी तो वो खुश हो गया। एक दिन वो अपनी असली पहचान के साथ अपनी पसंदीदा लड़की से शादी कर सकेगा। वो इंतजार नहीं कर पाया और बोला, कब? लियू रुयान की तेवरियां चढ़ गईं। उसने सोचा था कि मैं उसे बुरा भला कहूंगा, लेकिन इतनी जल्दी मान जाने पर उसे बेचैनी हुई। उसने आजमाने के लिए पूछा, क्या जो मैंने देश में किया, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? जैंगिदा क्यों नाराज होता? तकलीफ उसने थोड़ी सही थी तो वो लियू रुयान को क्यों कोसता? वैसे भी 3 साल से लियू रुयान ने उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा था। जैंगिदा खुशी खुशी नहीं कहना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब वो मैं हूं, उसे ऐसा नहीं होना चाहिए। जैंगिदा लियू रुयान की गोद में गिरकर रोने लगा। पहले मुझे गुस्सा था, निन्निंग वाला वो मैसेज मैंने नहीं भेजा था। फिर रुककर बोला, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं, दुख सुख बांटना तो लाजमी है। वैसे भी वो बातें बीत चुकी हैं, क्या अब हमारे अच्छे दिन नहीं आ गए? लियू रुयान का दिल भर आया। उसने जैंगिदा के आंसू पोंछे। रो मत, तुम्हारे चेहरे के जख्म अभी भरे नहीं हैं। मैं तुम्हें हॉस्पिटल भेजती हूँ, पट्टी खुलने के बाद हम शादी करेंगे। जैंगिदा उसकी बाहों में खुश होकर मुस्कुराने लगा। वो आखिरकार अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करके लियू परिवार का हिस्सा बन जाएगा। मुझ जैसे अनाथ को कुछ नहीं मिला और 3 साल तक तकलीफ सही, कितना बुरा हुआ। जैंगिदा ने हॉस्पिटल में कई दिन सब्र किया और आखिर पट्टी खुलने का दिन आ गया। पट्टी खुलते ही लियू रुयान खुद को रोक नहीं पाई और जैंगिदा को किस किया। पिंगान, मेरा पिंगान। वो आखिरकार साथ थे। लियू रुयान ने पीछे से एक डायमंड रिंग निकाली और जैंगिदा की उंगली में पहना दी। मुझे पता है तुम्हें एडवेंचर्स पसंद है, इसलिए मैंने सामान खरीदा है। हम सबसे ऊंची पहाड़ी से स्काई डाइविंग करके अपनी कामयाबी का जश्न मनाएंगे। जैंगिदा प्यार से अंगूठी को देख रहा था और उसने लियू रुयान की बात नहीं सुनी। जब से वो लियू परिवार में आया था, उसका ख्वाब लियू रुयान से शादी करना था। इतनी मुश्किलों के बाद उसने ये कर दिखाया। जैंगिदा ने लियू रुयान की कमर को छुआ। रुयान, चलो एक बार करते हैं। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद जैंगिदा की आवाज बिल्कुल मेरी तरह लगने लगी थी। जैंगिदा को लियू रुयान की आदतों का पता था। वो जज्बाती हो गई थी, लेकिन उसने खुद को रोका। बात मानो, हम ये सुहागरात के लिए रखेंगे। उसने जैंगिदा के माथे को चूमा। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। जैंगिदा दंग रह गया। फिर उसे गुस्सा आया कि जब मेरी बारी आई तो लियू रुयान ने इज्जत करना क्यों सीख लिया। इज्जत शब्द सुनकर उसकी आंखों में नफरत चमकी, पर चेहरे पर उसने मासूमियत दिखाई। रुयान, अब जब मैं जैंगिदा हूं, अगर तुम हमेशा मुझे पिंगान कहोगी तो क्या लोगों को शक नहीं होगा? लियू रुयान ने सोचा और उसे बात सही लगी। उसने अपनी आवाज नरम की और नाम बदल दिया। यीदा, पहले मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, अब से तुम जहां भी जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
जैंग मुस्कुराया। नाम बदलने से शुरू करके वो धीरे धीरे लियू रुयान के दिल में मेरी जगह लेना चाहता था। 3 दिन बाद लियू रुयान जैंग यीदा को नानगो की ऊंची पहाड़ी पर ले गई। लियू रुयान ने मुड़कर देखा तो हैरत हुई कि जैंग यीदा का चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे वो डरा हुआ हो। जैंग यीदा पहली बार स्काई डाइविंग कर रहा था। उसने डर के मारे लियू रुयान की आस्तीन पकड़ ली। वो नीचे देखने से भी डर रहा था। रुयान, हम कब कूदेंगे? जैंग यीदा कांपते हुए बोला, और मन ही मन मुझे गालियां दे रहा था। लियू रुयान ने उसे गले लगाया और दिलासा देते हुए उसके हाथ पर किस किया। बहुत वक्त बाद कूद रहे हो इसलिए डर लग रहा है। उसे यीदा का उस पर निर्भर होना पसंद आ रहा था। इससे पहले कि जैंग यीदा कुछ बोलता, उसने जोर से जैंग यीदा को धक्का दे दिया और खुद भी पीछे कूद गई। ऊंचाई के रोमांच ने लियू रुयान के अंदर की दबी हुई खुशी को बाहर निकाल दिया। उसके आगे जैंग यीदा डर से पीला पड़ गया था। हड़बड़ी में उसने पैराशूट का बटन दबाया, पर हवा का रुख नहीं संभाल पाया और इधर उधर उड़ने लगा। लियू रुयान ने यह मौका नहीं छोड़ा। उसने अपना पैराशूट जैंग यीदा के पास किया। वो उसे गाइड करने ही वाली थी कि उन्हें एहसास हुआ कि वो हवा के तेज रुख में फंस गए हैं। तेज हवा उन्हें किसी टूटे हुए पतंग की तरह इधर उधर उड़ा रही थी। खुशकिस्मती से दोनों बच गए और पैराशूट पेड़ की टहनियों में फंस गया। लियू रुयान ने चाकू से रस्सी काटी और पेड़ पर चढ़कर जैंग यीदा को बचाया। मौत के मुंह से निकलकर उसे अचानक उसके साथ वक्त बिताने का मन किया। जैंग यीदा डर के मारे होश में नहीं था और लियू रुयान की गोदी में सर रखकर रोने लगा। अपने प्रेमी का ये कमजोर रूप देखकर लियू रुयान के मन में ख्याल आया। हालांकि उसे अपनी कही बात याद थी, इसलिए उसने सिर्फ अपना हाथ जैंग यीदा के कपड़ों के अंदर डाला। जैंग यीदा ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और उसके होठों को चूम लिया। एक बार करने दो, मुझे अपना बनने दो। लियू रुयान अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने सामने एक लकड़ी का कैबिन देखा, दरवाजा ठोकर से खोला और जैंग यीदा को लेकर अंदर चली गई। सब होने के बाद उसने जैंग यीदा के माथे को चूमा और भारी आवाज में कहा, तुम्हें तकलीफ हुई होगी। उसने आदत से मजबूर होकर उसकी पीठ को छुआ। मेरी पीठ पर वहां एक तितली जैसा निशान था। अचानक उसका चेहरा बदल गया। नहीं, तुम ये पिंगान नहीं हो, तुम्हारे शरीर पर कोई निशान नहीं है। लियू रुयान ने जैंग यीदा को लात मारकर बिस्तर से नीचे गिरा दिया। तुम जैंग यीदा हो। जैंग यीदा अभी भी होश में नहीं था और कुछ समझ नहीं पाया। रुयान, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं। लियू रुयान की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने फिर से उसकी कमर चेक की, पर वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा, अगर ये नहीं है तो वो कहाँ गया? उसके दिमाग में सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर देखी गई सुनहरी प्लेट वाली गाड़ी याद आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अपने सामने एक्टिंग करते हुए आदमी को देखकर लियू रुयान ने जोर से थप्पड़ मारा। सच बोलो, अभी भी सच नहीं बोलोगे? लियू रुयान कभी भी नरम दिल नहीं थी। उसने जैंग यीदा की गर्दन जोर से दबा दी। जैंग यीदा ने कभी नहीं सोचा था कि लियू रुयान सच में उसकी जान लेना चाहेगी। उसे आज भी याद है जब लियू रुयान ने मुझे माइनस टेम्परेचर वाले कोल्ड स्टोरेज में बंद किया था और जब मुझे बाहर निकाला गया तो मेरा पूरा शरीर बर्फ से ढका था। मैं हॉस्पिटल में मरते मरते बचा था। जैंग यीदा जानता था कि लियू रुयान बेरहम है, पर उसने नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी ये बेरहमी एक तलवार बनकर उस पर ही चल जाएगी। उसके लिए सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि गर्दन अभी टूट जाएगी। आखिरकार वो रहम की भीख मांगने लगा। दीदी, मुझे छोड़ दो। मेरे माँ बाप ने तुम्हारी जान बचाई थी, उसके नाते मुझे माफ कर दो। लियू रुयान ने ठंडी सांस भरी और उसे जोर से झटक दिया। उसने जैंग यीदा को बेड से नीचे फेंक दिया। जैंग यीदा तकलीफ से लगातार खांस रहा था, पर वो खुद को संभालने का इंतजार नहीं कर सकता था और रेंगते हुए लियू रुयान के पैर पकड़ लिए। दीदी, क्या आप मुझसे अभी भी शादी करेंगी? लियू रुयान को सिविल अफेयर्स ब्यूरो और उस डिवोर्स की याद आई। उसके सामने खड़ा आदमी तो एक धोखेबाज था। तो सिविल अफेयर्स ब्यूरो वाला वो आदमी मैं था। उसने 3 साल तक प्लानिंग की और फिर खुद मुझे शादी की कैद से आज़ाद किया, और इस सब का जिम्मेदार उसके कदमों में गिरा ये आदमी था, जैंग यीदा। उसने उसे जोर से लात मारी और अपने कोट से सैटेलाइट फोन निकालकर मदद मांगी। रेस्क्यू के इंतजार के वक्त लियू रुयान ने एक सिगार जलाई और जैंग यीदा को आगे आने का इशारा किया। जैंग यीदा के सीने में लात से दर्द हो रहा था, लेकिन बात सुनते ही वो खुश हो गया और तमीज से जमीन पर झुक गया। दीदी, भले ही मैं जैंग यीदा हूं, पर मैं ये पिंगान बनने के लिए तैयार हूं। बस मुझे अपने पास रहने दो, ठीक है? वो 10 साल की उम्र से लियू फैमिली में रह रहा था। अगर वो लियू रुयान को छोड़ता तो उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगा और उसकी जिंदगी का क्या मतलब रह जाएगा। लियू रुयान ने बिना कुछ कहे अपना पैर जैंग यीदा की पीठ पर दबाकर मसल दिया। क्या तुम्हें मुझमें सबसे बुरी बात क्या लगती है? जैंग यीदा ने दर्द सहते हुए सिसकी ली।
लियू रुयान खड़ी हो गई और बाहर से आती हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही ठंडे लहजे में बोली, तुम्हारा ये ज्यादा चालाक बनना। जांग ईदा को समझ नहीं आया उसका मतलब। रेस्क्यू टीम को देखकर वो उतावला होकर आगे बढ़ा ताकि लियू रुयान के साथ जा सके, लेकिन लियू रुयान ने एक नज़र से ही रेस्क्यू टीम को जांग ईदा को रोकने का इशारा किया। उसने लाइफ जैकेट पहनी। जांग ईदा, जब तुम मेरे साथ कोलिया आने को तैयार थे तो अब हमेशा यहीं रहो। उसके इशारे पर रेस्क्यू टीम ने जांग ईदा को घसीटकर कैबिन में वापस भेज दिया और रस्सी से उसे मेज की टांग से बांध दिया। जांग ईदा को अब समझ आया। वो जोर से हाथ पैर मारने लगा और चिल्लाया, दीदी, रुयान, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा। कैबिन का दरवाजा खुला था और तेज ठंडी हवा अंदर आ रही थी। जांग ईदा मायूसी से देख रहा था जब लियू रुयान हेलीकॉप्टर में बैठी और हेलीकॉप्टर बादलों में गायब हो गया। जंगल में भेड़ियों के रोने की आवाजें आ रही थी। कैबिन टूटा फूटा था, फोन में सिग्नल नहीं था, कोई उसे बचाने नहीं आने वाला था। लियू रुयान कितनी बेरहम थी। लियू रुयान हेलीकॉप्टर से उतरी तो उसने पहले हॉस्पिटल जाकर अपनी चोटें नहीं दिखाईं, बल्कि असिस्टेंट को फोन किया, मेरे लिए वापस जाने की सबसे पहली फ्लाइट बुक करो। असिस्टेंट उलझन में था। उसने डरते हुए याद दिलाया, दोपहर को आपको ग्रूम के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करनी है और रात 8 बजे एमजे ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है। लियू रुयान ने ठंडे लहजे में सब मना कर दिया। ये सोचकर कि शायद मुझे वेन फैमिली ने उठा लिया है, लियू रुयान को डर होने लगा। वो मुझसे इतना प्यार करती थी कि मेरे लिए मर सकती थी। गुनाहों की माफी मांगने के बाद मैं उसके साथ खुशी से रह सकता था, फिर भी मैं उससे दूर भागना क्यों चाहता था। लियू रुयान के दिल का बोझ हल्का नहीं हो रहा था। उसने वी-चैट पर मुझे लगातार मैसेजेस भेजे पर कोई जवाब नहीं आया। उसने परेशानी में कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरा नंबर निकाला और कॉल की। घंटी बजती रही पर किसी ने नहीं उठाया। उसने गुस्से में फोन रखा और एयरपोर्ट जाने वाली गाड़ी में बैठ गई। लियू रुयान ने मेरी फ्रेंड सर्कल चेक की। शुरू की पोस्ट्स मेरी और लियू रुयान की एंगेजमेंट की खुशी के बारे में थी। उसका हाथ रुका। उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। किसी ने उसके फोन के साथ छेड़छाड़ की थी और जांग ईदा का नाम बदलकर मेरा नाम लिख दिया था। लियू रुयान ने नीचे स्क्रॉल किया तो देखा कि फ्रेंड सर्कल 3 दिन पहले ही लॉक हो चुका था। लियू रुयान ने हार नहीं मानी और कॉन्टैक्ट्स फिर से देखे। तब उसे पता चला कि मेरे नाम के नीचे जांग ईदा का नंबर था। वो ठंडी हंसी। उसका दिल किया कि जांग ईदा को वापस लाकर मौत के घाट उतार दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम बदलने की, पर जंगल में भेड़िए हैं, उसका अंजाम बुरा ही होगा। लियू रुयान ने ज्यादा नहीं सोचा और फ्लाइट लेकर नॉर्थ सिटी पहुंच गई। उसने नॉर्थ सिटी की अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेचनी थी, उनका वेडिंग हाउस जहां हम रहते थे। लियू रुयान पहले तो वेडिंग हाउस के बाहर इंतजार करना चाहती थी, देखने के लिए कि क्या मैं अपना सामान लेने वापस आऊंगा, लेकिन उसने देखा कि घर का मालिक पुराना सामान साफ कर रहा है। सामान कचरे के ढेर में फेंका जा रहा था। लियू रुयान ने उसका पीछा किया। उसने पहचान लिया कि बॉक्स के ऊपर रखी डायरी मेरी थी। गार्बेज डंप पर लियू रुयान ने उस कचरे वाले बूढ़े को 1 लाख रुपए दिए ताकि वो मेरी डायरी वाला बॉक्स ले सके। उसने एक कस्टम में ट्रैक सूट पहनी हुई थी। वो ट्रैक सूट उस बदबूदार कचरे के ढेर में बिल्कुल अलग लग रही थी, पर उसने परवाह नहीं की और जमीन पर बैठ गई। वो मेरी डायरी थी, जो शायद उसके लिए प्यार से भरी हुई थी। लियू रुयान ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। 3 मई। आज रुयान का मूड काफी अच्छा लग रहा है। मैंने उसके लिए उसके पसंदीदा एग कस्टर्ड बनाया, पर उसने गुस्से में उसे गिरा दिया। असल में उसे वो पहले इसलिए पसंद था क्योंकि मुझे सिर्फ वही बनाना आता था, पर सच में वो उससे नफरत करती थी। लियू रुयान की उंगलियां डायरी पर मौजूद आंसुओं के निशानों पर गईं। क्या मैं उस दिन रोया था? उसकी सांस रुक गई और दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। उस दिन के बाद मैंने उसके लिए कभी एक कस्टर्ड नहीं बनाया। 6 जुलाई। बाहर बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, पर रुयान ने मुझे प्रायश्चित करने के लिए बाहर घुटनों के बल बिठा दिया। 7 जुलाई। रुयान और जांग ईदा पूरी दोपहर कमरे में रहे। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे थे। 10 सितंबर। रुयान ने मुझे कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकाला ताकि मैं उसके माँ बाप की कब्र के सामने माफी मांगूं। बाहर हॉल से किसी लड़की की आवाज आ रही थी, पर मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। शायद बुखार की वजह से ये मेरा वहम था। लियू रुयान के आंसू डायरी पर गिरे और मेरे पुराने आंसुओं के निशानों से मिल गए। पहली बार मैंने अपने प्यार से सवाल किया, रुयान कब सच्चाई जानेगी और मुझसे फिर से प्यार करेगी? इसके बाद के अल्फाज इतने बिगड़ गए थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस आखिरी पन्ना साफ था, पर दर्दनाक। छोड़ो लियू रुयान, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता।
तुम्हें और जैंग यीदा को साथ रहना मुबारक हो। इस पन्ने की डेट वही है जब हमारा डिवोर्स हुआ था। लियू रुयान ने घबराकर डायरी दूर फेंक दी। ये मुमकिन नहीं है, ये मेरी डायरी नहीं हो सकती। मैं उसे इतना प्यार करता था, मैं ऐसा कैसे लिख सकता हूं? वो टूटकर चिल्लाई, यी पिंगान, तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो ना? अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो तुम वापस आ जाओगे ना? कचरे वाले बूढ़े ने उसे हैरानी से देखा। उसने वो डायरी उठाई और कहा, मैडम, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं इसे जला देता हूं। लियू रुयान ने उसे गुस्से से देखा और कहा, ये मेरी चीज है। उसने जल्दी से डायरी छीनी, उसे सीने से लगाया और कार लेकर निकल गई। असिस्टेंट का फोन आया। लियू मैम, हमने उस दिन के सबूत ढूंढ लिए हैं कि मैं एक जिन प्लेट वाली कार में गया था। पूरे 13 घंटे बाद जब वो वैन परिवार के घर पहुंची, उसकी आंखें लाल थीं और वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। पर वो खुश थी कि मुझे देखकर वो मुझे गले लगा लेगी, वो अपनी यादों के बारे में बताएगी। मैं जरूर जैंग यीदा के बहकावे में आ गया होऊंगा, इसलिए दूर गया। मेरे समझाने पर वो मुझे माफ कर देगी। वो दरवाजे पर बड़े ढंग से खड़ी हुई और कहा कि वो मुझसे मिलने आई है। गार्ड ने उसे अजीब नजरों से देखा क्योंकि उससे बदबू आ रही थी, पर उसने महंगे कपड़े पहने थे। गार्ड ने मैडम को खबर भेजी। मैडम वैन ने संदेशा भेजा, अगर तुम ये पिंगान से मिलना चाहती हो तो जब तक मैं ना कहूं घुटनों पर बैठी रहो। लियू रुयान बिना सोचे बैठ गई। मेरे लिए ये तकलीफ कुछ नहीं थी। रात हो गई। उसके पास एक कार रुकी। ड्राइवर ने इज्जत से दरवाजा खोला। ये यंग मास्टर, प्लीज। मैंने दरवाजे पर बैठे उस शख्स को हल्का सा देखा और बिना मुड़े वैन घर के अंदर चला गया। मैंने हल्के नीले रंग का सूट पहना था जो मेरी मां ने डिजाइन किया था। जब मैं पहली बार वैन घर आया था तब भी सब ऐसा ही था। मैं सच में घबराया हुआ था, लेकिन अपने माँ बाप से मिलने के बाद ये जज्बात काफ़ी बेहतर हो गए। हालांकि पूरी तरह से सुकून तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने माता पिता की तरह देखना और कुछ ना चाहना फिर भी आसान था। मुझे ज़्यादा परेशानी इस बात से थी कि पता नहीं लियू रुआन का क्या दिमाग खराब हुआ कि वो मेरे घर के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठी है। मैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था और चाहता था कि गार्ड उसे जल्दी से भगा दे, लेकिन जब मैं उसके पास से गुजरा तो लियू रुआन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने सर उठाया, आंखों में आंसू लिए। पिंगान। मैंने नीचे देखकर उसे देखा। 3 साल में यह पहली बार था कि मैं लियू रुआन को ऊपर से देख रहा था। बेचिंग में काफी ठंड और बर्फ होती है। मैं बाहर कई बार घुटनों के बल बैठकर गुनाहों की माफी मांगता था। हर बार उस वक्त लियू रुआन गर्म चाय का प्याला लिए ऊपर से मुझे देखती थी। तब मुझे समझ नहीं आता था कि जो लियू रुआन मुझसे इतना प्यार करती थी, वो मुझे तकलीफ देने के लिए इतनी पत्थरदिल कैसे हो गई। मगर अब मैं समझ गया हूं, किसी शख्स को माफी के नाम पर अपने हाथों में मजबूती से पकड़कर रखना और उसकी जिंदगी और मौत का फैसला करना, ये एहसास प्यार करने से कहीं ज्यादा सुकून देता है। सिर्फ घुटनों पर बैठी लियू रुआन को ऊपर से देखकर ही मैं ये बात समझ गया। मैंने अपना हाथ उठाया और लियू रुआन के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। लियू रुआन का शरीर एक तरफ झुक गया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से का कोई निशान नहीं था। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और फूंक मारने लगी। क्या दर्द हो रहा है? मैंने मुस्कुराकर देखा। प्यार के नाम पर हमेशा उस शख्स को राजी किया जा सकता है जो तकलीफ सह रहा हो, मगर मैं लियू रुआन की तरह इतना बीमार नहीं हूं। मैं उसे कुत्ते की तरह ट्रेन नहीं करना चाहता। मैंने अपना हाथ खींच लिया और बिना रोके घर के अंदर जाने लगा और कहा, उसे यहां से निकालो। गार्ड को ऑर्डर मिलते ही वो लियू रुआन को भगाने लगा। लियू रुआन ने 13 घंटे तक कार चलाई थी और पता नहीं कब से घुटनों के बल बैठी थी। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। गार्ड ने आसानी से उसे पकड़ा और पहाड़ी के नीचे ले गया। वैन परिवार का पुराना घर एक पहाड़ी पर बना है। आने जाने वाली गाड़ियां वैन परिवार से जुड़ी होती हैं। लियू रुआन के पास कोई पास नहीं था, इसलिए उसकी कार नीचे ही रोक दी गई थी। वो किसी की नजर बचाकर पहाड़ी चढ़कर चोरी छुपे अंदर आई थी। इस वक्त मेरा रवैया देखकर वो इतनी सुन्न हो गई कि उसे अपने घुटनों के दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। उसके दिमाग में सिर्फ यही था कि मुझे कैसे वापस पाए। मेरे बिना वो मर जाएगी। पहाड़ी रास्ते पर एक कार गुजरी। गार्ड ने लियू रुआन को एक तरफ हटाया। जब गाड़ी उसके पास से गुजरी तो कार का शीशा खुला। कार के अंदर बैठी बाई निंगबिंग ने उसे एक नजर देखा और फिर नजरें हटा लीं। गाड़ी सीधा वैन परिवार के घर के अंदर चली गई। बाई निंगबिंग वैन परिवार से अच्छी तरह वाकिफ थी। कुछ रास्तों से गुजरते हुए वो वैन माँ के आंगन में पहुंच गई। उसने लाए हुए तोहफे पेश किए। आंटी। वैन माँ ने सर हिलाया, फूलों की प्रूनिंग करने वाले औजार रखे और मुझे इशारा किया, यहां आओ और मिलो। ये बाई परिवार की बड़ी बेटी है और तुम्हारी मंगेतर भी, बाई निंगबिंग।
नाम सुनते ही मैं हैरान रह गया। मैं इस शख्स को जानता था। जब मैं फंक्शिंग इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टर था तब मैं उससे मिला था। वो फंक्शिंग की असली मालकिन थी और फंक्शिंग तो मेरी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा था। इंट्रो के बाद वैन माँ ने हम दोनों को अकेला छोड़ दिया। मैंने मुश्किल से एक मुस्कुराहट दी। मेरी माँ मजाक कर रही हैं। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी कि बाई निंगबिंग ने मुझे रोक दिया। यंग मास्टर, ये कि आपको नहीं पता कि हमारा रिश्ता बचपन से तय है? अगर बचपन में बुरे लोग तुम्हें किडनैप करके कहीं और न ले गए होते तो हमारी शादी कब की हो चुकी होती। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था तो मैंने मना करने की कोशिश की। मिस बाई जानती हैं कि मैं पहले से शादीशुदा था। बाई निंगबिंग ने फिर से मेरी बात काटी। यंग मास्टर, ये हमारे जैसे परिवारों में शादी इन चीजों पर नहीं होती, बल्कि इस पर होती है कि दोनों परिवारों के मिलने से क्या फायदा होगा। हमारा रिश्ता बिल्कुल बराबर का है। मैं थोड़ी देर खामोश रहा और फिर एक बहाना सोचा। वेन परिवार में और भी कुंवारे लड़के हैं, आप उन्हें चुन सकती हैं। बाई निंगबिंग ने कुछ नहीं कहा। वो बस धीरे से मेरे करीब आई और अपनी रिंग फिंगर पर पहनी लिक्रिश रिंग मेरी आंखों के सामने हिलाई। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही हैं। जब मैं कुछ कहने वाला था तभी बाई निंगबिंग ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। बचपन में यहीं पर। जब मैंने फिर से मना करने के लिए मुंह खोला, बाई निंगबिंग की आंखें लाल हो गईं। उसने निराश होकर मेरा हाथ छोड़ दिया। वो नज़र देखकर मेरे दिल में थोड़ा दर्द हुआ और मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। मैंने हकलाते हुए कहा, हम कोशिश करते हैं, अगर बात नहीं बनी तो अलग हो जाएंगे। बाई निंगबिंग तुरंत हंस पड़ी। अगर यांग मास्टर ये मुझसे खुश नहीं हुए तो मैं आंटी से कहकर रिश्ता तोड़ दूंगी। मैंने उसकी उंगली पर उस घास की रिंग को देखा जो अभी तक सही सलामत थी और धीरे से सर हिलाया। इतने सालों बाद भी रिंग का ऐसे सलामत रहना दिखाता है कि उसने कितनी मेहनत की होगी। मुझे पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। बाई निंगबिंग इतनी सुंदर है कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। अगर सही नहीं लगा तो मैं पक्का छोड़ दूंगा। वैसे भी उसने खुद रिश्ता तोड़ने का वादा किया है, रिश्ता खत्म करने का। बाई निंगबिंग ने तोहफों के ढेर से एक निकाला और मुझे दिया। इसे खोल कर देखो। मैं सोफा पर बैठ गया और बॉक्स खोला, लेकिन देखा कि अंदर फंक्शिंग इन्वेस्टमेंट के शेयर्स के कागजात थे। बाई निंगबिंग ने नीचे बैठकर मेरे सूट पर एक नीलम का कफलिंक लगाया। घर वापसी पर स्वागत है मंगेतर। मैंने टेबल पर रखी मैगजीन देखी जिसमें लिखा था कि ये नीलम का कफलिंक एक ऑक्शन में 10 करोड़ का बिका था, लेकिन ये फंक्शिंग के शेयर्स के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं था। बाई निंगबिंग बोली, मुझे पता है तुम्हें इन्वेस्टमेंट पसंद है, ये कंपनी तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। माँ ने भी हाँ कर दी है। मेरा हाथ कफलिंग पर ही था कि मना करने से पहले ही माँ बोल पड़ी, इसे रख लो, ये तुम्हारा हक है, बाकी किसी चीज़ की चिंता मत करो। पता नहीं वो कब हमारे पीछे आ खड़ी हुई और उन्होंने बाई निंगबिंग को इशारा किया, आज रात यहां रुको, कल ये पिंगान को बाहर घुमाने ले जाना। बाई निंगबिंग ने तमीज से ठीक है कहा। मैंने अब नेकलेस और शेयर्स के बारे में सोचना छोड़ दिया। इन कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ कि वेन परिवार मेरे पुराने अमीर लोगों की पहचान से बिल्कुल अलग है। ये किसी बड़े पुराने खानदान की तरह है और मैं वेन घराने का ही बेटा हूँ, माँ का इकलौता बेटा। पहले ही दिन मैंने इतने सारे कागजात साइन किए जिनकी कीमत 1000 करोड़ से ज्यादा थी। फंक्शिंग उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। अगले दिन बाई निंगबिंग मुझे शहर घुमाने ले गई। जैसे ही कार वैन हाउस से बाहर निकली, एक बंदा सामने आ गया। शुक्र है ड्राइवर ने सही वक्त पर ब्रेक लगाई। पूरी रात इंतजार करने के बाद लियू रुयान ने जल्दी से खिड़की खटखटाई। ये पिंगान, चलो घर चलें, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, हम फिर से सब सही कर लेंगे। बाई निंगबिंग ने उसे देखा और बोली, तो ये तुम्हारी एक्स वाइफ है? कितनी नादान है ये। वो कार से उतरी और ड्राइवर को बाहर निकाल दिया। जब बाई निंगबिंग ड्राइविंग सीट पर बैठी तब लियू रुयान को समझ आया कि वो क्या करने वाली है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो फिर से वही पुराना नाटक करना चाहती थी, लेकिन बाई निंगबिंग ने गाड़ी भगा दी और कार उसके पास से गुजरते हुए गायब हो गई। लियू रुयान लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर पड़ी। वो उसका ये पिंगान था, वो किसी और के साथ कैसे हो सकता है। कार में बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा। मुझे एक प्राइवेट ट्रैक पता है, क्या तुम रेसिंग करना चाहोगे? मैंने कभी प्रोफेशनल रेसिंग नहीं सीखी, मगर खतरों से खेलना मुझे पसंद था। बाई निंगबिंग की बात सुनकर मैंने तुरंत हाँ कर दी। मुझे पुराने ढंग से जीने के बजाय आज़ादी और खुलेआम जीना पसंद था। ट्रैक पर पहुंचकर बाई निंगबिंग ने कार तैयार करवाई और चाबी मेरी तरफ फेंकी। ट्राई करो। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक्सेलरेटर दबाया और कार निकल पड़ी। हवा ने मेरे बाल उड़ाए और मैंने आज़ादी महसूस की।
लियू रुयान एक कंट्रोल फ्रीक है। रिलेशनशिप में मुझे हर बात उसके हिसाब से करनी पड़ती थी। बाद में गलत इल्जामों की वजह से उसके पास 3 साल तक कैद रहा। अब मैं ज्यादा आजाद हूं। बाय निंगबिंग ट्रैक के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने मुझे पहली बार देखा तभी लगा था कि मुझे ऐसे ही जीना चाहिए। तब उसके पास मंगेतर था। हकीकत ने उसे कदम बढ़ाने से रोका। खुशकिस्मती से हम मिल गए। बाय निंगबिंग ने असिस्टेंट से कहा, उस शख्स का पता लगाओ, जिंदा है तो ले आओ, मर गया तो छोड़ दो। उसने जांग यीदा की फोटो असिस्टेंट को दी। असिस्टेंट डर से कांप गया। बाय निंगबिंग फिर से मुस्कुरा रही थी। उसने मुझे बाय कहा। मैंने कार स्टार्टिंग पॉइंट पर रोकी। मैंने ड्राइविंग जल्दी सीख ली और रेसिंग में माहिर हो गया। बाय निंगबिंग के साथ लंच के बाद मैं फेंगशिंग इन्वेस्टमेंट गया। मैं अब सीईओ हूं, जिम्मेदारी तो उठानी होगी। काम के बाद मैं घर आया और नहा लिया। मैंने बटलर को लियू रुयान पर नजर रखने को कहा था। मेरे जाने के बाद वो भी निकल गई तो मुझे घबराहट हुई। जिंगचन में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है। मैंने अपने माँ बाप का दरवाजा खटखटाया। मम्मी पापा, क्या आप मुझे गार्ड्स दे सकते हैं? मैं लियू रुयान को जानता हूं, वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं सोकर उठा और बाहर नहीं गया। माँ बाप ने गार्ड्स दिए थे, पर होशियार रहना जरूरी था। मैंने घर से काम किया। कुछ दिन अमन से गुजरे। फिर ऑर्फनेज के डायरेक्टर का फोन आया। वैन परिवार में वापस आने के बाद मैं ऑर्फनेज गया था ताकि देख सकूं कि सब ठीक है। मैंने डायरेक्टर से ऑर्फनेज शिफ्ट करने की बात की थी। डायरेक्टर ने कहा, ये पिंगान, क्या तुम्हें डोडो याद है? हमें उसके माँ बाप मिल गए हैं। वो हमारे साथ नहीं जाएगी। क्या तुम उससे मिलने आओगे? मैं हैरान रह गया। मुझे वो छोटी लड़की याद आई जो मुझे भैया बोलती थी। डोडो मुझे 10 साल की उम्र में मिली थी। वो मासूम थी जो रोती नहीं थी। मैंने उसे अपने पास सुलाया, लेकिन बच्चे को संभालना मुश्किल था, इसलिए स्टाफ को सौंप दिया। मुझे बुरा लगा था। अगर वो है तो मुझे जाना होगा। मैंने आज रात की टिकट बुक की ताकि उसके माँ बाप से मिल सकूं। अगर लियू रुयान की वजह से मैं उसे ना मिल पाता तो अफसोस होता। कॉल कटने के बाद मैंने बटलर से लियू रुयान की फ्लाइट डिटेल्स मंगवाई। वो 3 दिन पहले ही विदेश चली गई थी। मैंने चैन की सांस ली। लियू फैमिली का बिजनेस बाहर है, शायद कोई जरूरी काम होगा। मैं कमरे में पैकिंग करने लगा। दूसरी तरफ बाय निंगबिंग ने कमजोर जांग यीदा को देखा और नाक बंद कर ली। इसे नहलाओ। असिस्टेंट ने इसे साफ किया, फिर उसे जमीन पर फेंक दिया। वो भूखी थी, पर उसे अपनी खूबसूरती से लोगों को रिझाना आता था। जांग यीदा रेंगते हुए बाय निंगबिंग के पैरों के पास आई। मुझे खाना दो, मैं खुद को सौंप दूंगी। बाय निंगबिंग ने उसे लात मार दी। उसके सीने पर लात मारी। ज़ैंग यीदा बिना किसी हिफाजत के जमीन पर गिर गया। वो बहुत भूखा था। पहाड़ों में उन दिनों वो भेड़ियों से छुपता रहा और खाना नहीं मिला तो सिर्फ पेड़ों की जड़ें खाकर गुजारा किया। अब बड़ी मुश्किल से एक जिंदा इंसान मिला तो वो उससे चिपकना चाहता था। उसकी खूबसूरती ही सबसे बड़ा हथियार थी। बाई निंगबिंग नीचे बैठी और उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने इस हाल तक पहुंचाया? ज़ैंग यीदा की आंखों में नफरत दिख रही थी। ये पिंगान, सब उसकी गलती थी। लेकिन जिसने तुम्हें बचाया नहीं वो लियू रुयान नहीं थी। ज़ैंग यीदा ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं। अगर ये पिंगान ना आता तो मैं उससे शादी करता। मैं इस हाल में कभी न होता। कुछ ही बातों में बाई निंगबिंग ने उसकी कमजोरी पकड़ ली। उसकी बहकाने वाली आवाज ज़ैंग यीदा के कान में गूंजी। लियू रुयान से शादी करनी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ज़ैंग यीदा थोड़ा चौंका। उसे लगा कि आसमान से मुफ्त की चीजें नहीं मिलती, पर क्या पता, वो होशियार और हैंडसम है तो भला लोग उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे। ज़ैंग यीदा ने बिना सोचे समझे सर हिला दिया। बाई निंगबिंग मुस्कुराई। आज से मैं तुम्हें फिनांस की जानकारी दूंगी। जब तुम लियू रुयान के पास जाओगे, लियू परिवार की जायदाद हड़प लेना, तब तुम उनके न हिले वाले दामाद बन जाओगे। यहां तक कि लियू रुयान भी तुमसे तलाक नहीं ले पाएगी। उसने रुककर मुस्कुराई। उंगली ज़ैंग यीदा की कमर पर रखी। बस थोड़ी तकलीफ होगी, एक बर्थमार्क बनवाना होगा। ज़ैंग यीदा ने सर हिला दिया। लियू रुयान से शादी करने के लिए वो कोई भी दर्द सह सकता था। बाई निंगबिंग ने लापरवाही से अपने आदमी से रुमाल लिया और हाथ साफ किए। ज़ैंग यीदा को सेट करने के बाद बाई निंगबिंग ने सोच समझकर मुझे मैसेज भेजा। यंग मास्टर ये, क्या आप कल फ्री हैं? मैंने जल्दी जवाब दिया। मुझे ऑर्फनेज देखने जाना है, कल मैं बीजिंग में नहीं होऊंगा। ऑर्फनेज? बाई निंगबिंग की आंखों में जलन थी। उन दिनों के अगवाकारों की वजह से उसने मेरा बचपन खो दिया। पता नहीं बचपन में मैंने किसी को घास की अंगूठी पहनाई थी या नहीं। उसने ध्यान से बॉक्स से वो घास की अंगूठी निकाली, एक बार देखा और फिर वापस रख दी। मुझे मैसेज किया, कृपया एड्रेस भेज दें, मैं ऑर्फनेज में कुछ पैसे डोनेट करना चाहती हूँ। ऑर्फनेज को लियू रुयान ने नैनचेंग में छुपा रखा था। प्लेन से उतरते ही मुझे बाई निंगबिंग का मैसेज मिला। यहां तक कि चैट बॉक्स में बार बार टाइपिंग लिखा हुआ आ रहा था। मैंने वक्त देखा।
मैंने बाई निंगबिंग को आखिरी बार 2 घंटे पहले रिप्लाई किया था। उसके बाद मैं प्लेन में था और फोन नहीं देखा था। बाई निंगबिंग शायद 2 घंटे से स्क्रीन के सामने इंतजार कर रही थीं। सोचते हुए बाई निंगबिंग का एक और मैसेज आया, अगर एड्रेस नहीं देना तो सिर्फ बैंक अकाउंट डिटेल्स ही दे दो। मैंने जोर से हंस दिया। ये होने वाली पत्नी बहुत क्यूट है, एड्रेस मांगने के लिए भी इतना घुमा फिरा रही है। मैंने लोकेशन भेज दी। अगर बाई मिस चाहें तो कल ऑर्फनेज जा सकती हैं, मैं खुद खाना बनाकर आपको ट्रीट दूंगा। बाई निंगबिंग ने फौरन ठीक है कहा। मैंने फोन रखा और वैन फैमिली की भेजी हुई गाड़ी में बैठकर ऑर्फनेज गया। डायरेक्टर माँ पहले की तरह मुझे ऑर्फनेज की बातें बताने लगी। उस वक्त डोडो की माँ ने उसे जन्म देने के बाद यूट्रस निकलवाने का ऑपरेशन करवाया था। उसकी सास चाहती थी कि उसका बेटा तलाक दे दे। डोडो के पापा राजी नहीं हुए तो सास ने डोडो को ही कहीं फेंक दिया। डायरेक्टर ने आह भरी। डोडो के माँ बाप का बाद में तलाक हो गया। उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली और एक बेटा हुआ। डोडो की माँ अभी तक डोडो को ढूंढ रही थी। मैंने सर हिलाया। मैंने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। मुझे याद है, बच्चों को छोड़ना जुर्म है, तुम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करो। इस बार मैं नानचेंग सिर्फ असिस्टेंट के साथ आया था। डायरेक्टर के चेहरे के भाव बदले, पर उन्होंने मुझे रोका नहीं। वो भी डोडो के पापा और दादी से नफरत करती थीं, लेकिन डोडो के पापा की वहां काफी चलती थी, इसीलिए उन्हें डर था कि पुलिस रिपोर्ट से ऑर्फनेज पर आंच आएगी, इसलिए वो सह रही थी। मुझे ये पता था। मैंने उन्हें दिलासा दिया, डायरेक्टर, हम सब जा रहे हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई बात हुई तो मैं अपने माँ बाप से मदद मांग लूंगा। मैं खड़ा हो गया। डोडो कहाँ है? मैं उसे देखने गया। डोडो ने सुना कि मैं वापस आ गया हूं तो वो खास तौर पर कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था। उसने पास बैठी औरत की तरफ देखा। दीदी, पिंगान भैया, क्या ये सच में आपके पति हैं? ल्यूरवान हंसी। जैसे ही वो जवाब देने वाली थी, दरवाजा खुल गया। मैंने उसे उस पल देखा तो मेरे कदम पीछे हट गए। डायरेक्टर को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने ल्यूरवान की तरफ इशारा किया, ये पिंगान, तुम्हारी बीवी की वजह से ही हमारा ऑर्फनेज नानचैन में टिक पाया है और डोडो को उसकी मां मिल पाई है। मैंने मुश्किल से एक मुस्कुराहट दी और समझाया, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरी बीवी नहीं है। डायरेक्टर ने हैरानी से जवाब दिया, इतने सालों से? वो हमेशा से ल्यूरुआन को मेरी बीवी समझते थे। असल में उन्हें गलतफहमी हुई थी। मैंने ल्यूरुआन पर ध्यान नहीं दिया और डोडो को इशारा किया, इधर आओ, भैया तुम्हें बाहर ले जाएंगे खेलने के लिए। ल्यूरुआन बेशर्मी से मेरे पीछे आने लगी। मैं डोडो के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए बार बार बर्दाश्त करता रहा। ल्यूरुआन को जैसे मेरी नफरत महसूस ही नहीं हो रही थी और वो क्रेडिट लेने लगी। डोडो की मां मेरी कंपनी की एक छोटी सप्लायर है। सुना वो अपने बेटे को ढूंढ रही है तो मैंने मदद कर दी। मैंने ठंडे ढंग से पूछा, तो? मैंने अपना फोन निकाला और उसे 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। डोडो की मां को ढूंढने में मदद के लिए शुक्रिया, ये तुम्हारा इनाम है। ल्यूरुआन का चेहरा सफेद पड़ गया। पहले मैं उससे पैसे मांगता था, जरूरी सामान खरीदने के लिए, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं उसे पैसे दे रहा था। उसने फोन कस के पकड़ा। उसका मन चिड़चिड़ा हो रहा था। हम ऑर्फनेज के पिछले आंगन में पहुंच गए थे। ल्यूरुआन और इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने पहले से तैयार नशीली दवा मेरे नाक के पास घुमाई और पल भर में मैं और डोडो बेहोश हो गए। ल्यूरुआन ने इधर उधर देखा और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मुझे ऑर्फनेज के पीछे वाले दरवाजे की कार तक ले गई। मैं अभी देश छोड़कर नहीं जा सकता था। वो मुझे अपने तैयार किए हुए खुफिया कमरे में ले जाना चाहती थी ताकि पूरी जिंदगी मैं उसके साथ बंधा रहूं। बाय परिवार में बाय निनिंगबिंग अपने कपड़ों के कमरे में खड़ी एक के बाद एक कपड़े निकाल रही थी। मम्मी, देखो क्या ये अच्छा है? मिसेस बाई ने जम्हाई लेते हुए लापरवाही से कहा। अच्छा है, सब अच्छे हैं। जब उनकी बेटी ने उन्हें कपड़े चुनने के लिए बुलाया तो वो काफी हैरान थी। बाई निनिंगबिंग ने कभी कपड़ों पर ध्यान नहीं दिया था। वो हमेशा कबाड़ से कुछ भी निकालकर पहन लेती थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपने मंगेतर से मिलने के लिए सारी रात जागकर कपड़े चुनेंगी। मिसेस बाई ने जम्हाई ली और उठ गईं। तुम खुद चुन लो, मैं और नहीं जाग सकती, सोने जा रही हूं। बाई निनिंगबिंग ने जल्दी से मिसेस बाई की आस्तीन पकड़ ली। उनकी आस्तीन पकड़कर कहा, अब कपड़े नहीं चुनते। ये यकीन करने के बाद कि ये उनकी ही बेटी है, उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। तुम्हें लगा मुझे खाना बनाना आता है? बाई निनिंगबिंग ने शर्मिंदगी में हाथ छोड़ दिया। वो भूल गई थी कि उसकी माँ भी एक बड़े खानदान की बेटी है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इतनी रात को किसी और को खाना बनाना सिखाने के लिए जगाए। मिसेस बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ, उन्हें आता है। पुराने दिनों में उन्होंने अपनी कुकिंग से ही मेरा दिल जीता था।
बाई निनिंगबिंग की आंखों में चमक आ गई। रात के 12 बजे बाई निनिंगबिंग ने पहली बार सब्जी बनाई। नमक ज्यादा हो गया और वो फेल हो गई। 2 बजे बाई निनिंगबिंग ने अवन से केक निकाला जो जल गया था। 3 बजे बाई निनिंगबिंग ने उम्मीद के साथ ढक्कन खोला और अपने पापा के कहे मुताबिक सामान डालने ही वाली थी कि तभी एक रिंगटोन से वो रुक गईं। उसने ठंडे लहजे में फोन उठाया। बेहतर होगा कि कोई जरूरी बात हो। असिस्टेंट ने हिम्मत जुटाकर कहा, यांग मास्टर ये गायब हो गए हैं। ये सुनते ही बाई निनिंगबिंग एप्रिन पहने हुए ही बाहर निकल गई। मैं अभी नानचेंग के लिए निकल रही हूं। रास्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज मुझे फ्लाइट पर भेज दो। बाई साहब ने पीछे से चम्मच दिखाते हुए चिल्लाया, वो कहां जा रही है? दलिया जल जाएगा। मिसेस बाई ने जम्हाई लेते हुए नीचे आकर कहा, मत पूछो, बेटी अपने पति के पीछे गई है। पहले ये पिंगान नहीं मिला तो ठीक था, पर अब जब वो वापस आ गया है तो किसकी हिम्मत जो वैन परिवार के किसी सदस्य को किडनैप करे। नानचेंग पहुंचकर जब बाई निनिंगबिंग फ्लाइट से उतरी तब तक किसी ने मेरी लोकेशन उनके फोन पर भेज दी थी। हालांकि लियू रुआन ने मुझे रात के अंधेरे में किडनैप किया था और सीसीटीवी में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जिस पल मुझे ले जाया गया लियू रुआन की सारी करतूतें सामने आ गई। उसने मुझे शहर के बाहर एक पुराने गोदाम के बेसमेंट में कैद कर दिया था। कमरे में 3 साल पहले जब लियू रुयान को मेरी पहचान का पता चला, तभी उसने एक प्लान बी तैयार कर लिया था अगर वो मुझे देश से बाहर ना ले जा पाए। जब बाई निनिंगबिंग वहां पहुंची तो चारों तरफ पुलिस खड़ी थी। लियू रुयान को पुलिस ने पकड़ा हुआ था और मेरी मां मुझे गले लगाकर तसल्ली दे रही थी। उन्होंने चैन की सांस ली और तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी तक अपना एप्रन नहीं उतारा था। उन्होंने शर्मिंदगी में उसे उतारा और जब किसी की नजर नहीं थी तो पास के कचरे के डब्बे में फेंक दिया। बाई निनिंगबिंग ने आगे बढ़कर पूछा, आंटी ये पिंगान ठीक तो है ना? मां की आंखें नम थी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और अचानक लियू रुयान की तरफ बढ़ी। उन्होंने लियू रुयान को जोर से एक थप्पड़ मारा। जो तुमने ये पिंगान के साथ किया उसके बाद मेरा खामोश रहना ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन तुम्हारी फिर से सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? मां का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। उन्होंने उसके पैर पर एक लात मारी और गुस्से में कहा, इसे ले जाओ, कल सुबह होने से पहले मुझे इसके अंजाम की खबर चाहिए। मैं हैरत से देख रहा था। ये पहली बार था जब मैंने अपनी सुशील मां को इतना गुस्सा करते देखा, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हुई और आंखें भर आईं। जब मैं पहली बार अपने माँ बाप से मिला था तो वो इतने तमीज़दार लगे कि मुझे लगा शायद वो मुझसे उतना प्यार नहीं करते, पर अब समझ आया कि ऐसा नहीं था। हमेशा अपने हुलिये का ध्यान रखने वाली माँ ने बाल तक नहीं बनाए और मुझे ढूंढने निकल पड़ी, और पापा ने जल्दी में गलत जूते पहन लिए थे। मैंने आंसू रोकते हुए पुकारा, मम्मी, पापा। पापा और माँ को लगा मैं डर गया हूँ और वो तुरंत मेरे पास आकर मुझे समझाने लगे। बाई निनिंगबिंग ने इस पल में दखल देना सही नहीं समझा और साइड में हटकर असिस्टेंट को मैसेज किया कि ज़ांग ईदा और हमारी नई रिसर्च के बायो मटीरियल्स ले आओ। अगले दिन सुबह होने तक माँ और पापा ने मुझे सुला दिया। वो लियू रुयान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जल्दी में थे ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। बाई निनिंगबिंग दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें देखते ही वो उनके पीछे चलने लगी। अंकल आंटी, सिर्फ किडनैपिंग के जुर्म में वो ज्यादा दिन जेल में नहीं रहेगी। इससे बेहतर है कि किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दें। बाई निनिंगबिंग उन दोनों को एक टेम्पररी लैब में ले गई। ये हमारी कंपनी का नया बायो मटीरियल था। एक खास एडहेसिव की मदद से इसे स्किन के साथ जोड़ा जा सकता था, जिससे बिना ज्यादा नुकसान के प्लास्टिक सर्जरी हो सकती थी। ज़ैंग यीदा को लैब टेबल पर बांधा गया था। बाई निनिंगबिंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने वॉलंटियर की इजाजत ले ली है। वो हमारे प्रोडक्ट का पहला टेस्टर बनने के लिए तैयार है। ज़ैंग यीदा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे नहीं पता आगे क्या होगा, पर इन दिनों उसने बाई निनिंगबिंग के साथ एक समझौता किया था कि वो इन मटीरियल से मेरी तरह दिखेगा और लियू रुयान के साथ रहेगा। बाई निनिंगबिंग ने इशारा किया और सर्जरी करने वालों ने तेजी से काम शुरू कर दिया। ज़ैंग यीदा डर के मारे चिल्लाया कि अभी तक एनेस्थीसिया नहीं दिया गया है, पर उसकी आवाज़ उसके दर्द भरी चीखों में दब गई। माँ ने पंखे से अपना चेहरा ढक लिया। इन 3 सालों में लियू रुयान को खुश करने के लिए ज़ैंग यीदा ने मुझे तड़पाने के कई तरीके ढूंढे थे। आज उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। वहां मौजूद सब समझदार थे। माँ ने थोड़ी देर देखने के बाद समझ लिया कि बाई निनिंगबिंग क्या करना चाहती है। उन्होंने सर हिलाया, जो करना है करो। लियू रुयान को मैं कुछ दिन और कैद रखूंगी, वरना मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। माँ और पापा वहां से चले गए। ज़ैंग यीदा काफी देर तक दर्द से तड़पता रहा, तब जाकर सर्जरी खत्म हुई। उसने आईने में बिल्कुल मेरे जैसा चेहरा देखा। पता नहीं वो मुझसे जल रहा था या खुश था कि अब वो लियू रुयान को पा सकेगा, पर उसे पता था कि मैं बनने के लिए एक और कदम बाकी है।
बाय निंगबिंग ने खास तौर पर एक टैटू आर्टिस्ट बुलवाया ताकि उसकी कमर पर बिल्कुल वैसा ही निशान बनाया जा सके। वो दर्द से इतना डर गया कि गिड़गिड़ाने लगा। क्या एनेस्थीसिया मिल सकता है? बाय निंगबिंग की नज़रें ठंडी थी। कुछ पाने के लिए दुख सहना पड़ता है। अगर लियू खानदान का दामाद बनना है तो ये दर्द तो सहना ही होगा। वो लैब के बाहर सोफा पर बैठकर कॉफी पी रही थी। उसने जैंग ईदा को ये नहीं बताया कि भले ही बायो मटीरियल से सर्जरी आसान हो जाती है, पर इसमें एक बड़ी कमी है। अगर इसे वक्त पर नहीं बदला गया तो मटीरियल के नीचे की स्किन सड़ने और गलने लगेगी। लैब ने बहुत कोशिश की, पर यह कमी दूर नहीं हो सकी और इसी वजह से ये रिसर्च रुक गई थी। बहुत समय बाद अब ये फिर से शुरू हुआ है। जैंग ईदा उसका पहला और आखिरी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट होगा। जल्द ही जैंग ईदा सर्जरी रूम से बाहर आ गया। बाय निंगबिंग ने उसे कई बार देखा और कॉफी की एक चुस्की ली। अब वो पहले से बेहतर लग रहा था, पर नकल करने का कोई फायदा नहीं जब तक लियू रुयान रिहा नहीं हो जाती। तुम वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। जैंग ईदा ने अपना सर झुकाया और हाँ कहा। इन दिनों साथ रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि बाय निंगबिंग अंदर से एक बेहद ठंडी औरत है। चाहे वो कैसे भी कोशिश करे, वो उसमें दिलचस्पी नहीं लेती। जरा सी गलती से उसके चिथड़े उड़ सकते हैं, पर उसका मकसद कभी बाय निंगबिंग नहीं थी। जैंग ईदा का मकसद हमेशा से लियू रुयान से शादी करके लियू खानदान की दौलत का मजा लेना था। 3 दिन बाद लियू रुयान पुलिस स्टेशन से बाहर आई। जैंग ईदा बाहर छतरी लेकर उसका इंतजार कर रहा था। उसने नाटक किया, मैंने अपने मॉम डैड से बहुत मिन्नत की, तब जाकर वो तुम्हें छोड़ने पर राजी हुए। लियू रुयान ने अपने सामने वही जाना पहचाना चेहरा देखा और खुद को रोक नहीं पाई और उसे चूम लिया। ये पिंगान, मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो। जैंग ईदा ने भी उसे वापस किस किया। मेरे चेहरे के साथ ये अलग ही बात थी। सिर्फ एक किस में भी लियू रुयान इतनी नर्म थी। जज्बात में आकर उसका हाथ उसकी बेल्ट पर गया। लियू रुयान इस बार और इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने जैंग ईदा का हाथ पकड़ा और करीबी होटल चली गई। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर जुनून था। लियू रुयान बार बार जैंग ईदा की कमर पर बने उस टैटू को छू रही थी। तिंगान नाम ने जोश में डूबे जैंग ईदा को होश में ला दिया। उसने अपने होंठ चबाए। भले ही अंदर नफरत थी, पर बाहर से वो बिल्कुल शांत दिख रहा था। सब होने के बाद जैंग ईदा ने कपड़े पहने और मौके का फायदा उठाया। मैं आईडी कार्ड चुरा कर लाया हूं, हम शादी रजिस्टर कर सकते हैं। पहले मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए चला गया, पर जब मैंने तुम्हें नानचेंग आते देखा, उसी पल मेरा दिल पिघल गया। इन 3 दिनों में मैं तुम्हारी याद में सो नहीं पाया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। जैंग ईदा उसके गले लग गया। रुयान, चलो शादी कर लेते हैं। भले ही मैं 3 दिन बंद रहा, पर यह हमारे लिए अच्छा हुआ। इसके बाद लियू रुयान जैंग ईदा को सिविल अफेयर्स ब्यूरो ले गई। वहां के स्टाफ ने जैंग ईदा को देखा और उसे ये मास्टर कहकर बुलाया। सारी फॉर्मेलिटीज के बाद जैंग ईदा के हाथ में 2 लाल रंग के मैरिज सर्टिफिकेट्स आ गए। लियू रुयान उन्हें देखना चाहती थी, पर जैंग ईदा ने उन्हें जोर से पकड़ लिया। डिवोर्स के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, मैं इन्हें अभी फाड़ दूंगा ताकि हम कभी अलग ना हो। मैरिज सर्टिफिकेट पर जैंग ईदा और लियू रुयान का नाम लिखा था। वो उसे दिखाने से डर रहा था ताकि उसे सच ना पता चले, इसलिए उसने ये बहाना बनाया। लियू रुयान बहुत खुश हुई। उसने जैंग ईदा के हाथ से सर्टिफिकेट छीने और उनके टुकड़े टुकड़े करके कचरे के डब्बे में फेंक दिए। वो जैंग ईदा की बाहों में सिमट गई। पिंगान, हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम मरते दम तक मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। उनके जाने के बाद बाहर इंतजार कर रही बाय निंगबिंग ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। असिस्टेंट ने फोन देते हुए कहा, मिस, ये यंग मास्टर का फोन है। बाय निंगबिंग ने अपना सर मसला और फोन उठाया। उस वक्त, मैं तुम्हारे लिए खुद खाना बनाऊंगी। बाय निंगबिंग ने खुद को शांत रखा और ठीक है कहकर फोन काट दिया। फिर उसने असिस्टेंट से पूछा, क्या तुम्हारा पति तुम्हारे लिए खाना बनाता है? असिस्टेंट ने कहा, घर में नौकर है तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती। बाय निंगबिंग ने कहा, पिंगान मेरे लिए खाना बनाता था, पर तुम सही कह रही हो, उसे थकाना नहीं चाहिए। अब से मैं ही खाना बनाऊंगी। जब वो ऑर्फनेज पहुंचे तो खाना तैयार था। बाय निंगबिंग ने अपनी पुरानी नाकामियों के बारे में सोचा और खाना बनाने की हिम्मत नहीं की। सब साथ में खाना खाने बैठे तो वनफू ने पूछा, पिंगान, तुम्हें निंगबिंग कैसी लगती है? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी एंगेजमेंट जल्दी करवा सकते हैं। बाय निंगबिंग ने खांसते हुए वहां से जाने का बहाना बनाया। वो डर रही थी। अगर बात बुरी हो तो मैं अपने ख्यालों को खोना नहीं चाहता। कोई चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा है। मैं खड़ा हुआ और बाहर गया। अगर बाय निंगबिंग को कोई ऐतराज नहीं है तो हम पहले एंगेजमेंट कर सकते हैं। नानचेंग में रहने के कुछ दिनों में बाय निंगबिंग रोज मुझसे मिलने आती रही। मैं जो भी करना चाहता बाय निंगबिंग सिर्फ मेरे साथ रहती और कभी मना नहीं करती। मुझे ये भी पता था कि बाय निंगबिंग मेरे पीछे लियू रुयान और जैंग ईदा को सबक सिखाना चाहती है। ऐसी मंगेतर के बारे में सोचा जा सकता है। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और पकड़े जाने पर बाय निंगबिंग की घबराई हुई नजर मुझसे मिली। मंगेतर साहिबा, क्या आप राजी हैं? बाय निंगबिंग के कान लाल हो गए।
उसने खांसता हुआ दिखावा किया। क्या तुम सच में मुझसे एंगेजमेंट करना चाहते हो? मैंने जानबूझकर उसे छेड़ते हुए कहा। आज मम्मी पापा के सामने सब साफ कह दो। अगर तुमने मेरे साथ बुरा किया तो मैं फिर भी तुम्हें छोड़ दूंगा। बाई निंगबिंग एकदम परेशान हो गई। उसने जल्दी से मुझे गले लगाया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ बुरा कैसे कर सकती हूँ? इतनी बड़ी होने तक उसे सिर्फ एक ही बात का दुख था कि जब वो पहली बार बड़े होने के बाद मुझसे मिली थी तो डर के मारे वो आई लव यू नहीं कह पाई थी। उस वक्त हम दोनों की अपनी अपनी मंजिलें थी। वो अपने बचपन में खोए हुए मंगेतर का इंतजार कर रही थी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के मुझसे शादी करने का इंतजार कर रहा था। और ऊपर से हैसियत का फर्क। वो आखिरकार मुझे दूर जाते हुए देखती रही। उस वक्त उसे सच में डर था कि कहीं इजहारे मोहब्बत से उसके माँ बाप और वैन परिवार नाराज ना हो जाए और मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। पर अब उसे ऐसा कोई डर नहीं था। 3 साल में उसने धीरे धीरे बाय परिवार की ताकत संभाल ली थी और मुझे बचाने के काबिल हो गई थी। बाई निंगबिंग ने गंभीरता से वादा किया, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगी, अगर इसके लिए मुझे सब कुछ खोना पड़े। मैंने हल्के से कहा। हमारी एंगेजमेंट की रस्म बीजिंग की एक 100 साल पुरानी दुकान में रखी गई। वक्त कम होने की वजह से मुझे पहले ही डीन के साथ ऑर्फनेज का सामान समेटना पड़ा। मैंने सोचा कि पहले बच्चों को बीजिंग में मेरे खरीदे हुए आंगन में रखा जाए, फिर धीरे धीरे ऑर्फनेज का पुराना सामान वहां ले जाया जाए। जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं उनके माँ बाप को ढूंढने में पूरी मदद करूंगा। डोडू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भैया मम्मी कह रही हैं वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं और आपको खाने पर बुलाया है। जिस दिन मैं पहली बार ऑर्फनेज आया था, डोडू की माँ किसी काम की वजह से नहीं आ सकी थी। उसके बाद मैं इतने कामों में फंस गया कि उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। मैंने नीचे मुस्कुराते हुए डोडू को देखा और उसके लिए दिल से खुश हुआ। पहले मुझे लगता था कि बच्चों को इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि उनके माँ बाप उनसे प्यार नहीं करते, पर हाल ही के हादसों ने मुझे समझा दिया कि माँ बाप का प्यार वक्त के साथ भी कम नहीं होता। मैंने अपने बचपन वाले रूप को बताया कि उस वक्त माँ बाप ने मुझे नहीं छोड़ा था, मुझे ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी आधी जिंदगी लगा दी। मैं डोडू के साथ निकल गया। इसी बीच ऑर्फनेज का दरवाजा किसी ने खोला। लियू रुयान जांग ईदा को लेकर अंदर आई, ये सोचते हुए कि वो पिंगान का भला कर रही है। मुझे पता है तुम ऑर्फनेज नहीं छोड़ना चाहते, मैं तुम्हारे साथ नानचेंग में कुछ वक्त रह सकती हूँ, फिर बीजिंग तुम्हारे माँ बाप से मिलेंगे। जांगीदा ने मुश्किल से एक मुस्कुराहट दिखाई। वो इस गंदे ऑर्फनेज में बिल्कुल नहीं आना चाहता था और ना ही उसे पता था कि मेरे माँ बाप कौन है, पर उसे लियू रुयान से ये छुपाना था, इसलिए वो सिर्फ अपनी नफरत दबाकर उसके साथ नाटक करता रहा। लियू रुयान उसे लेकर सीधा डीन से मिलने गई। जांगीदा रास्ता न पता होने की वजह से ज्यादा नहीं बोला। उसने चक्कर आने का नाटक किया और लियू रुयान की बाहों में गिर गया। रुयान, हम कभी भी ऑर्फनेज जा सकते हैं, पर अभी मेरे सीने में दर्द है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलोगी? डीन ने शक से उस आदमी की तरफ देखा जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। मैंने उन्हें पहले ही इन सालों के बारे में बता दिया था और उन्हें यह भी पता चल गया था कि लियू रुयान मेरी बीवी नहीं बल्कि दुश्मन है। अगर उसके साथ मेरी तरह दिखने वाला आदमी ना होता जिसे देखकर उन्हें लगा कि वो मैं हूं, तो वो लियू रुयान को कभी अंदर नहीं आने देते। अब इस नकली आदमी के दर्द सुनकर डीन ने तुरंत उन्हें निकलने को कहा। जल्दी इसे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरी जगह को गंदा मत करो। लियू रुयान को लगा कि डीन उन्हें बुरा कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया था। उसने माफी मांगते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं पहले पिंगान के साथ हॉस्पिटल गई और माफी मांगने के लिए किसी और दिन आने का सोचा। वो जैंग यीदा को शहर के सबसे मशहूर हॉस्पिटल ले गई और सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे खर्च किए। जैंग यीदा की जांच के बाद डॉक्टर को कोई बीमारी नहीं मिली तो उसने जैंग यीदा को ब्लड टेस्ट के लिए कहा। लियू रुयान मां बनना चाहती थी तो उसने भी अपना ब्लड टेस्ट करवाया। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेने के बाद लियू रुयान को अचानक एक जरूरी बिजनेस कॉल आया। उसने धीरे से जैंग यीदा को समझाया कि मैं फोन सुन रही हूं, तुम अंदर जाओ, डॉक्टर की बात सुनो। जैंग यीदा ने मासूमियत से हां कहा और दरवाजा खोलकर ऑफिस के अंदर चला गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कहा, सर मुझे लगता है आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, आगे की जांच की जरूरत है। खुशी अचानक मिली तो जैंग यीदा खुशी से चिल्ला उठा, मेरा बच्चा होने वाला है। वो ये खबर जल्दी से लियू रुयान को बताना चाहता था, पर जब उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था तो उसे एक बात याद आई। उसने मेरा रूप धरकर उसके साथ बाहर जो वक्त बिताया था वो बहुत कम था। इतने कम वक्त में प्रेगनेंसी का पता चलना नामुमकिन था। इसका मतलब ये बच्चा तब ठहरा जब मैं अपनी सजा काट रहा था। पर लियू रुयान ने पहले मेरा बच्चा खो दिया था और उसके बाद हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था, तो वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता था। अगर बच्चे के महीने के बारे में लियू रुयान को पता चला तो वो उसका मेरा रूप धरने का प्लान समझ जाएगी। जैंग यीदा ने तुरंत ये खबर छुपाने का फैसला किया। वो डॉक्टर को पैसे देकर महीना बदलवा देगा। उसने रिपोर्ट बैग में छुपाई और बाहर आकर लियू रुयान को गले लगाया और कहा, डॉक्टर ने कहा मैं ठीक हूं, घर चलो, मैं फिर से वैसा वक्त बिताना चाहता हूं। अगले 3 महीनों तक जैंग यीदा रोजाना चोरी छुपे बाई निंगबिन से फोन पर बात करता रहा और उससे जायदाद ट्रांसफर करने के तरीके सीखता रहा।
लेकिन क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी यूज कर रहा था, जब लियू युआन ने उसे जायदाद दी तो एग्रीमेंट पर नीचे हमेशा मेरा ही नाम होता था। पर बाई निंगबिन ने उसे बताया कि उसने लॉयर को पैसे दिए हैं और सारी जायदाद ज़ैंग यीदा की आइडेंटिटी पर ही है, बस साइन करते वक्त मेरा नाम लिखा गया है। उसने अपने असिस्टेंट से एक प्रॉक्सी एग्रीमेंट भेजा और ज़ैंग यीदा को अपना नाम लिखने को कहा। ज़ैंग यीदा को मुश्किल शराइत समझ नहीं आ रही थी, तो उसने एक लॉयर से पूछा। लॉयर ने बताया कि ये एग्रीमेंट ज़ैंग यीदा को मेरा नाम इस्तेमाल करके कोई भी एग्रीमेंट साइन करने की इजाज़त देता है। साइन चाहे मेरे नाम के हों, पर वो सारी चीज़ें ज़ैंग यीदा की ही होंगी। लॉयर की बात सुनकर ज़ैंग यीदा को पूरा सुकून मिल गया। उसने बेफिक्र होकर लियू युआन से एक के बाद एक एग्रीमेंट साइन करवाए और बाई निंगबिन को खबर दी ताकि वो लियू युआन के बिजनेस को बर्बाद कर सके। जब लियू युआन परेशान थी और अपनी जायदाद गिरवी रखने पर मजबूर हुई, तो बाई निंगबिन के कहने पर उसने मेरा नाम लेकर लियू युआन की गिरवी रखी चीजें खरीद ली। जल्द ही उसने पूरे लियू परिवार को खाली कर दिया। इतने सारे नुकसान से लियू युआन का मूड बहुत खराब रहने लगा। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब पहले की तरह नर्म नहीं थी। कभी कभी परेशानी में अपने बाल खींचती और ज़ैंग यीदा को देखते हुए कहती, काश तुम अभी भी अपनी सजा काट रहे होते। वो अब पहले की तरह मेहरबान नहीं रही थी और अक्सर ज़ैंग यीदा को तकलीफ देती थी। लियू युआन को अब 4 महीने का गर्भ था और उसका पेट दिखने लगा था, पर उसे लगा कि वो मोटी हो गई है और वजन कम करना चाहती है। ज़ैंग यीदा ने ध्यान नहीं दिया, पर अगले दिन लियू युआन ने सिर्फ सब्जियां बनवाई तो उसने गुस्से से मुंह बना लिया। अब घर की सारी ताकत उसके हाथ में थी, तो उसे लियू युआन को खुश करने की जरूरत नहीं थी। ऐसी खुराक से बच्चे की परवरिश कैसे होगी? ज़ैंग यीदा ने चॉपस्टिक्स फेंक दिए। तुम प्रेग्नेंट हो और मैं अपनी सेहत बना रहा हूं, तुम मुझे ये सब खिला रही हो? लियू युआन गुस्से में चिल्लाई। तो फिर तुम क्या खाना चाहते हो? अगर तुम वैन परिवार से न होते तो मेरे बाहर के बिजनेस पर इतने हमले नहीं होते। ये कहने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि ज़ैंग यीदा ने अभी क्या कहा था। वो कांपते हुए बोली, तुमने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं? ज़ैंग यीदा ने अकड़ कर कहा, तुम्हारे बिजनेस का मुझे नहीं पता, पर तुम अब मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। इसीलिए घर पर रहकर मेरी सेवा करो। लियू युआन के दिल से खुशी फूट पड़ी और उसने अपना हाथ ज़ैंग यीदा के पेट पर रखा। बेबी, मैं मां हूं, क्या तुम सुन सकते हो? उसे अपने पुराने बच्चे की याद आई और पछतावा होने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम बच्चे के पिता हो तो जाहिर है मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। ज़ैंग यीदा गर्व से हंसा। वो खुश था कि उसने बाई निंगबिन की बात मानी और सही वक्त का इंतजार किया। वो अपनी असलियत बता देगा। अब लियू परिवार की जायदाद उसके नाम थी। उसे डर नहीं था कि सच जानने के बाद लियू युआन उसे छोड़ देगी। लेकिन ये खुशी सिर्फ 1 महीने चली। लियू युआन देर से घर आने लगी। उसने कुछ गड़बड़ महसूस की और सेक्रेटरी से लियू युआन की हलचल के बारे में पूछा। सेक्रेटरी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। बाद में किसी औरत ने मैसेज करके उसे उकसाया, अगर वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है तो क्या हुआ? लियू जोंग को तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो बाहर मजे कर रही हैं। ज़ैंग यीदा ने गुस्से में घर का सामान फेंक दिया। जब रात को लियू युआन वापस आई, उसके गले पर लाल निशान थे। ज़ैंग यीदा ने आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ मारा और पूछा, तुम किसके साथ सो रही हो? लियू युआन ने उसे धक्का दिया। अगर तुम मुझे खुश नहीं कर सकते तो मैं किसी और को क्यों न ढूंढूं? चिल्लाओ मत, मैं सिर्फ उनके साथ खेल रही हूं। मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी। ज़ैंग यीदा बिना किसी तैयारी के जमीन पर गिर गया और गुस्से में भड़क उठा। तुमने मुझे धक्का दिया? मैं तुम्हें बता दूं कि अब लियू परिवार मेरे कब्जे में है। लियू युआन ने उसकी बात टाल दी। वो बिखरे हुए सामान के बीच बैठी और ज़ैंग यीदा को इशारा किया, इधर आओ। उसे देश में रहना था क्योंकि विदेश का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। इसीलिए लियू युआन ने वापस देश में काम बढ़ाने का सोचा। वैन परिवार ताकतवर है और अपनी बहू की मदद करना उनका फर्ज है। बच्चा होने के बाद वो दोनों को लेकर उनसे मिलने जाएगी। लेकिन उससे पहले लियू युआन मुझे सबक सिखाना चाहती थी। वो मेरी बात नहीं सुन रहा था और उसके मामलों में दखल दे रहा था। उसने ज़ैंग यीदा की ठोड़ी पकड़ी। तुम मुझे कोस रहे हो? खुद देखो, तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। मेरे अंदर गुस्सा है, पर मैं तुम्हें मार नहीं सकती। जाहिर है मुझे मनोरंजन के लिए लोग चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं पहले जैसी बन जाऊं? फिर उसने सोचा कि वो अब मालिक है। उसे लियू युआन की परवाह नहीं थी। उसने लियू युआन को घूरा। मत भूलो कि तुम्हारी बहुत सी जायदाद अब मेरे नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है। अब तुम्हें मेरे भरोसे रहना होगा। लियू युआन मुस्कुराई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम्हें ऐसा लगता है? ज़ैंग यीदा ने गर्व से कहा। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें वही पुरानी लियू जोंग बनाए रखूंगा। लियू युआन की आंखों में अजनबियों जैसी ठंडक थी।
उसने अचानक जैंग ईदा की कलाई पकड़ी और उसे थप्पड़ मारे। तुम बच्चे के पिता हो, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रही। बंद कमरे में जाकर अपनी गलती का एहसास करो। इस दौरान मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। जब समझ आ जाए तभी बाहर आना। लियू रुयान ने जोर से मारा। जैंग ईदा का चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया, पर वो लियू रुयान की ताकतवर पकड़ से पीछा नहीं छोड़ सका। उसे जबरदस्ती अंधेरे कमरे में घसीटा गया। लियू रुयान ने उसे जोर से अंदर फेंका। अच्छे से सोचो तुम्हारी गलती क्या है। दरवाजा बंद हो गया। जैंग ईदा ठंड से कांपने लगा और दरवाजा पीटने लगा। लियू रुयान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बच्चे का पिता हूं। उन थप्पड़ों में लियू रुयान ने इतनी ताकत लगाई थी कि जैंग ईदा जब भी बोलता उसे गले में खून का स्वाद आता, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो सिर्फ बार बार दरवाजा खटखटाता रहा। पहले उसने गालियां दी और फिर माफी मांगने लगा, पर वो दरवाजा नहीं खुला। येडा को अपना चेहरा गर्म और खुजली वाला महसूस हुआ। उसने खुजलाया तो नाखूनों में कचरा आ गया। उसने बाद में सोचा कि ये चेहरा खास मटेरियल से बनाकर मेरे जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की गई थी। लियू रुयान के थप्पड़ों ने कहीं उसका चेहरा बिगाड़ तो नहीं दिया। एक अनजाना डर उसके दिल में फैल गया। अंधेरे में वो खुद को रोक नहीं पाया और चीख कर रोने लगा और दरवाजा पीटने लगा, मुझे बाहर निकालो। बाहर लियू रुयान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा कि उसे बंद करने से उसके कान शांत हो गए हैं। लियू रुयान को लग रहा था कि वो बदल गया है। अब वो इतना नादान नहीं रहा, पर अब वो उसके दिल को लुभा भी नहीं रहा था। वो चिड़चिड़ी हो गई। उसने गुस्से में एक सिगरेट पी और ऊपर जाने लगी ताकि उसका बैंक कार्ड ढूंढ सके और वो सारी जायदाद वापस ले सके जो उसने उसे दी थी। मेरे जैसे आदमी के पास पैसा नहीं होना चाहिए। उसे घर में बंद रहकर उसकी सेवा करनी चाहिए। लियू रुयान अपने बैग में बैंक कार्ड ढूंढने लगी ताकि माल का भुगतान कर सके, पर वो अचानक एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखकर ठिठक गई। वो 4 महीने पहले की थी जब लियू रुयान उसके साथ हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट पर लिखा था प्रेगनेंसी का शक, मजीद जांच की सलाह दी। पर यह कैसे मुमकिन है? जब वो चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा था कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। इस हिसाब से 4 महीने पहले वो अभी प्रेग्नेंट हुई ही थी, तो तुरंत कैसे पता चल गया? जब तक कि वो पहले से प्रेग्नेंट न हो और मैंने डॉक्टर से मिलकर महीना न बदलवा दिया हो उसे धोखा देने के लिए। मेरे बर्फ में घुटनों के बल बैठकर पश्चाताप करने के बाद उसने मुझे कभी नहीं छुआ। अगर वो प्रेग्नेंट है तो सिर्फ जैंग येडा का होगा। इस सोच ने लियो रुयान को बहुत परेशान कर दिया। मुझ जैसा प्यार करने वाला आदमी ये कैसे बर्दाश्त करता कि वो किसी और के बच्चे की मां बने और उसे छुपाए भी? वो ये भी नहीं मान पा रही थी कि बच्चे का बाप वो नकारा जैंग येडा है। लियो रुयान ने गुस्से में दरवाजा खोला और उसके पेट पर जोर से लात मारी और कहा, तुमने मुझसे क्यों छुपाया जैंग येडा से मिलकर? मेरे पेट में बच्चा किसका है? जैंग येडा दर्द से पसीने पसीने हो गया और रुक रुक कर बोला, मेरा बच्चा है। लियो रुयान को यकीन नहीं आया। वो एक और थप्पड़ मारने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसके चेहरे से चमड़ी का एक टुकड़ा उखड़ रहा है। लियो रुयान ने जोर से उसे खींचा तो जैंग येडा दर्द से कांप उठा। उस चमड़ी के नीचे सड़ा हुआ पस था। लियो रुयान को उल्टी जैसा महसूस हुआ और वो डॉक्टर को बुलाना चाहती थी ताकि इस घिनौनी चोट का इलाज कर सके। पर अचानक उसके फोन पर बाई निंगबिन का भेजा हुआ इन्विटेशन आया। मेरी और ये पिंगान की शादी में आपका स्वागत है। लियो रुयान का दिमाग सुन्न हो गया। अगर बाई निंगबिन से शादी करने वाला मैं हूं तो उसके सामने ये आदमी कौन है? जिनचेंग में मैंने बाई निंगबिन का फोन इस्तेमाल करके इन्विटेशन भेजा और फिर थोड़ा मुस्कुराया। मुझे लगता था तुम बहुत नेक हो, पर अब पता चला कि बाई निंगबिन तुम तो बहुत जालिम हो। ये कहने के बाद मैंने मेज पर रखे प्रॉक्सी अग्रीमेंट को देखा। जैंग येडा का वकील बाई निंगबिन ने खरीद लिया था। ये वही अग्रीमेंट था जो मैंने जैंग येडा को मेरे नाम पर साइन करने को दिया था। इसका मतलब है कि सब कुछ तय हो गया है। नानचेंग में लियो रुयान सच जानने के लिए बेचैन थी। उसने जैंग येडा का हाथ पकड़ा और तुरंत जिनचेंग की फ्लाइट बुक कर ली। वैन परिवार तो अपने घर के बेटे को पहचान ही लेंगे। एयरपोर्ट से वैन परिवार के घर तक का रास्ता आसान था। यहां तक कि पहाड़ी के नीचे भी किसी ने नहीं रोका। पर जैसे ही उसने कार ऊपर पहाड़ी पर रोककर दरवाजा खोला, वो टूट गई। मैंने धीरे से बाई निंगबिन के सर से गिरते पत्ते को हटाया, फिर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। मुड़ते ही हमारी नजर लियो रुयान से मिली। ये पिंगान, लियो रुयान ने जल्दी से पुकारा। वही पुराना दर्द वाला एहसास फिर से लौट आया। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी, पर मैं तमीज से पीछे हट गया। 3 दिन बाद मेरी और निंगबिन की शादी में आपका स्वागत है। मेरी आवाज नर्म और शांत थी, बिल्कुल उस नकारा जैंग येडा जैसी नहीं। भले ही उसने मुझे इतनी गहराई तक चोट पहुंचाई थी, पर मैंने उन पर कोई गिला नहीं रखा। लियो रुयान,
अनजाने में ही उसने मुझ पर एक फिल्टर लगा लिया। उसने डरते हुए अपना हाथ बढ़ाया। ये पिंगान, उससे शादी मत करो, मुझे अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारी देखभाल करने दो, ठीक है? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बाई निंगपिन के कान में कुछ कहा। मेरे होठों पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। मैंने बाई निंगपिन की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, मैं अंदर जाकर तुम्हारा इंतजार करता हूं। लियू रुयान उसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती थी। वो 2 कदम आगे बढ़ी ताकि मेरा पीछा कर सके, पर बाई निंगपिन ने उसे रोक लिया। बाई निंगपिन ने लापरवाही से उस पर एक नजर डाली। तुम्हारी क्या हैसियत है ये पिंगान से मिलने की? तुमने अपनी कार में बैठे जांग युदा के लिए ये पिंगान को कितनी बार चोट पहुंचाई? किस हक से तुम्हें लगता है कि जांग युदा को सजा दिए बिना ये पिंगान तुम्हें माफ कर देगा? लियू रुयान सुनकर दंग रह गई। उसे लगा बाई निंगपिन की बात बिल्कुल सही थी। हाँ, वही थी जो मेरे साथ इस मोड़ तक पहुंची थी। ये सब जांग युदा की वजह से था। उसका इसमें कोई कसूर नहीं था। अगर जांग युदा ना होता तो वो कब से मेरे साथ खुशी से रह रही होती। उसे यकीन था कि मैं अब भी उससे प्यार करता हूं, बस मैं इतना दुखी था कि उसे जलन महसूस कराने के लिए किसी और से शादी कर रहा हूं। ये सोचकर उसने आखिरकार एक फैसला किया और मेरी पीठ की तरफ चिल्लाई, तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें जरूर खुश करूंगी। जिस दिन तुम मुझे माफ कर दोगे, मैं फिर से तुम्हें पाने आऊंगी। फिर वो कार चलाकर पहाड़ी से नीचे चली गई। बाई निंगपिन तेजी से मेरे पीछे आई और मेरा हाथ थाम लिया। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? इन दोनों के साथ खेलना बिल्कुल कुत्तों की लड़ाई जैसा है। मेरी आंखों में सुकून था। लोगों के दिमाग से खेलना बेशक मजेदार है। जैसे जब तुम पहली बार मुझसे मिली थीं और जो बातें कही थीं, उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ कोशिश करने के लिए मना लिया। और जैसे तुमने मुझसे मिलने से पहले गार्ड्स को हटा दिया ताकि लियू रुयान आसानी से वैन परिवार के घर में घुसकर मुझसे मिल सके और तुम देख सको मेरा उसके प्रति क्या रवैया है। ये सब काफी दिलचस्प है ना? मेरी बात खत्म होने पर बाई निंगपिन की घबराहट भरी नजर के बीच मैं फिर से हंसा। मजाक कर रहा हूं। भला कौन प्यार में अपने साथी के दिमाग को नहीं समझता? तुमने पूछा कि क्या मजा आ रहा है? मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा मजा अपनी पसंद की चीजें आजादी से करने में है, ना कि घर में कैद होकर किसी औरत के सामने बैठे रहने में। बाई निंगपिन समझ गई कि मेरी बात उसकी तरफ इशारा थी। अभी बहुत वक्त बाकी है। वो मुझसे सिर्फ धोखा न देने के अलावा और भी बहुत कुछ वादा कर सकती है। जो मैं पसंद करूंगा वही वो भी करेगी। जो मेरी मंजिल होगी वही उसकी भी होगी। मुझे प्यार करना वाकई एक उसकी पुरानी साजिश थी। लियू रुयान ने पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद अपने कार्ड में बचे हुए आखिरी पैसों से एक घर खरीदा। उसने जांग यिदा को जमीन पर फेंक दिया और मेज से चाकू लेकर धीरे धीरे जांग यिदा के पास गई। मैंने कभी उसके लिए अपना बच्चा खोया था, तुम्हें भी खोना होगा, तभी इंसाफ होगा। उसने बिना हिचकिचाए दवाई खा ली। जांग युदा डर के मारे चिल्लाया, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है और बहुत सी जायदाद मेरे नाम पर है। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लियू रुयान ने अपने होंठ चाटे। हमारी शादी हो चुकी है जांग युदा, तुम्हारे नाम पर जो कुछ भी है तुम्हारे मरने के बाद मैं ही अकेली वारिस होंगी। उसने बिना सोचे चाकू जांग युदा के पेट में घोंप दिया और तब तक घाव बनाती रही जब तक उसका सब कुछ नहीं निकल गया। जांग युदा दर्द से चिल्लाने लगा जब तक उसकी आवाज धीमी नहीं हो गई। फिर लियू रुयान ने जांग युदा के चेहरे की तरफ देखा। तुम ये पिंगान का चेहरा रखने के लायक नहीं हो। खून से भरी हुई चाकू ने जांग युदा के चेहरे को चीर दिया। लियू रुयान ने धीरे धीरे उसके चेहरे से वो नकली मांस उतार दिया, जिससे नीचे का खून से लथपथ चेहरा दिखने लगा। जांग युदा को इतना दर्द हुआ कि वो पागल सा हो गया और एक लफ्ज न बोल सका। आखिरकार लियू रुयान ने उस बुरी हालत में पड़े जांग युदा को देखा और घर में आग लगा दी। उसने सुकून से अपना खून से भरा हुआ गाउन बदला और जब नए कपड़े पहनकर मुझसे माफी मांगने जाने वाली थी, तभी पुलिस की सायरन गूंजी। लियू रुयान ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसका सामना पुलिस की बंदूकों से हुआ। हमें शक है कि आपने कत्ल किया है, अब हम आपको गिरफ्तार करते हैं। लियू रुयान के चेहरे का सुकून अब टूट चुका था। ये कैसे हो सकता है? वो मुझे कैसे पकड़ सकते हैं? मैं अभी तक उससे मिली भी नहीं हूं। लियू रुयान ने उन बंदूकों की तरफ देखा तक नहीं। उसके दिमाग में बस वही बात घूम रही थी। वो पागलों की तरह पुलिस के घेरे से निकल गई। वो मुझसे मिलने जाना चाहती थी। पुलिस ने मुकाबला देखते ही गोली चला दी और गोली लियू रुयान के दाएं पैर में लगी। उसने दर्द सहते हुए अपनी कार में बैठकर एक्सीलरेटर दबाया और निकल गई। इस बार उसने गेट कीपर की परवाह नहीं की और अंदर घुस गई। मैं बस बाई निंगबिंग के साथ खाना खाने बाहर जा रहा था।
दरवाजे से निकलते ही मेरा सामना खून से लथपथ लियू रुयान से हुआ। वो अपना पैर घिसटते हुए मेरे सामने घुटनों पर गिर गई। पिंगान, मैंने उसे मार दिया है, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मुझे पता है तुम मुझसे हमेशा प्यार करते रहे हो। मैंने उसकी थोड़ी ऊपर उठाई। लियू रुयान, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? ये सच में एक बहुत बड़ा मजाक है। मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। लियू रुयान की आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन उसने फिर भी हार ना मानते हुए पूछा, मैंने ही तुम्हारे लिए जैंग ईदा को मारा। ये पिंगान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये पिंगान ने तुमसे ये करने को कहा था? बाई निंगदिंग ने पलटकर पूछा। क्या तुम नहीं जानती कि ये एक जुर्म है? अपने दिल की बुराई की वजह से ये मत समझो कि सब तुम्हारी तरह बुरे हैं। उसने पुलिस कैप्टन को कॉल किया ताकि वो उसे पकड़ सके। लियो रुयान का चेहरा उतर गया। उसने अचानक मुझे पकड़ने की कोशिश की। बाई निंगबिंग ने तेजी से उसका हाथ पकड़कर झटक दिया। बाई निंगबिंग ने मुझे बचाते हुए कुछ कदम पीछे हटा दिया। जल्द ही पुलिस आई और लियो रुयान को ले गई। बाई निंगबिंग ने मेरा हाथ पकड़कर पहाड़ से नीचे चलने लगी। क्या तुम डर गए? मैंने सर हिलाकर मना किया। अगर मैं इस मंजर से डर जाता तो आगे वैन परिवार में कैसे रह पाता? मुझे बस लगता है कि लियो रुयान एक स्वार्थी और तंग दिल औरत है। मैं उस वक्त इतना अंधा कैसे हो गया कि उससे प्यार कर बैठा? बाई निंगबिंग ने कहा कि लोग हमेशा गलती करते हैं। वैन परिवार जैसी ताकत ने भी तुम्हें खो दिया था और सालों ढूंढा। मेरे जैसा कामयाब इंसान भी तुम्हें खोने ही वाला था। इसलिए चलो साथ मिलकर आगे देखते हैं। जैसा तुमने कहा था, फ्यूचर में मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। 3 दिन बाद मैंने सबकी दुआओं के बीच अपनी पसंदीदा लड़की से शादी कर ली। उसके बाद मेरी बाकी जिंदगी में कोई पाप नहीं।